पब्लिक को ही देता है वो डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं डिबेंचर। अब जिस भी पर्सन के हाथ में वो डिबेंचर होता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं? छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लास 12th का ये चैप्टर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें और धीरे धीरे न्यूमेरिकल पर शिफ्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर वर्ड है इसका मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर आप जो है न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलेंगे। चलिए सबसे पहले लिखा है डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और अ डॉक्यूमेंट इश्यूड by a company acknowledging the borrowings bearing fixed rate of the interest and it's a long term borrowing। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि डिबेंचर एक रिटर्न फॉर्म में, एक पेपर की फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट ही है, राइट। जिसका कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन होता है कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हैं, किस डेट को परचेज किए, कितने अमाउंट में परचेज किए, कितने टाइम के लिए परचेज कितने किए हुए, किस रेट से किए हुए, ये सारे के सारे डिटेल वहाँ पे मेंशन होती है। इश्यूड बाय द कंपनी, कौन देता है, कंपनी देती है इसको। डिबेंचर को कौन इश्यू करती है, कंपनी करते हैं। एक्नोलेजिंग, जो कि एग्री करती है, मानती है, स्वीकार करती है कि कंपनी ने बोरोइंग्स यानी कि लोन लिया हुआ है, उधार में पैसा लिया हुआ है, किससे, शेयर होल्डर से। बेयरिंग फिक्स रेट, और वो भी फिक्स रेट उसको देना पड़ेगा। वो फिक्स रेट जो मंथली होता है, मान लेते हैं कंपनी ने यहाँ पे जो है शेयर होल्डर से या फिर पब्लिक से 10 साल के लिए डिबेंचर लिया है, 10 साल के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं, तो उस पर जो है पर मंथ की फॉर्म में वो इंटरेस्ट पे करती रहती है शेयर होल्डर को, और एक टाइम पे 10 साल के बाद जो है वो डिबेंचर वापस पब्लिक को दे देती है, और पब्लिक का सारा अमाउंट जो उन्होंने लोन की फॉर्म में, बोरोइंग्स की फॉर्म में लिया है वो लौटा देती है। तो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे टाइम के लिए लिया जाता है उधार है, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, 20 साल के लिए। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या बनती है, डिबेंचर एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इश्यू करती है, पब्लिक को देती है, और क्या इंटेंशन होता है, पब्लिक से उधार पैसा लेना होता है। ठीक है, और ये फिक्स रेट पे होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी डिबेंचर के सामने यहाँ पर 9% लिखा हुआ दिखता होगा, तो उसका मतलब क्या है कि इस डिबेंचर पर 9% से इंटरेस्ट ऑफ रेट देना पड़ेगा। किसको, कंपनी को देना पड़ेगा, पब्लिक को। कंपनी देगी पब्लिक को। चलिए मान लेते कंपनी है और इनको फंड की नीड है। कंपनी को किसकी नीड है, कंपनी फंड रेज करना चाहती है, यानी पैसा इकट्ठा करना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी जो है बैंक से भी लोन ले सकती है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी रखनी होती है, और एक जो है अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो भले आप लॉस में जा रहे हो तो आपको उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी, काफ़ी सारे डिमेरिट्स हो जाते हैं। तो ये बिजनेसमैन क्या सोचता है कि क्यों ना मैं पब्लिक से उधार की फॉर्म में पैसा ले लूँ, पब्लिक से जो है लोन ले लूँ। तो ये जो बिजनेसमैन है ये पब्लिक को क्या देता है, पब्लिक को ही देता है वो डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं डिबेंचर। अब जिस भी पर्सन के हाथ में वो डिबेंचर होता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो ये सभी पब्लिक में जो बंदे हैं जिन्होंने डिबेंचर्स को परचेज किया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो इनको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। ये राम श्याम नेहा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कंपनी पैसे की नीड को फुलफिल करने के लिए पब्लिक के पास जाती है, उनको डिबेंचर दे देते हैं, और बदले में ये हर एक बंदा जो है कंपनी को क्या दे देता है, कंपनी को पैसा दे देता है। अब इन सभी की तरफ से किसी ने 1000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 1 लाख दिए, तो इस तरह से कंपनी अपनी जो फंड की नीड है उसको कंप्लीट कर लेती है, और ये एक रिटर्न फॉर्म में प्रॉमिस कर देते हैं कि आपको जो है पर्टिकुलर पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और एक टाइम के बाद जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये तो कहानी है डिबेंचर की। अब काफ़ी सारी स्टूडेंट को लगता है कि इतनी सारी एंट्री हमने शेयर्स के चैप्टर में की है, अब अगेन हमें डिबेंचर की फिर से 8 एंट्री याद करनी पड़ेगी, सभी केसेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपने शेयर्स के केस में चैप्टर शेयर्स में एंट्री की है बस वही एंट्री सेम रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने शेयर कैपिटल यूज़ किया है वहाँ पर आपने डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट ओपन कर देना है, और जहाँ जहाँ पर हमने इंस्टॉलमेंट के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन किया था वहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन कर देना। शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे शेयर्स को हमने जो डिबेंचर के साथ रिप्लेस कर देना है। इतना यहाँ पे चेंज है, बाकी जैसे जैसे मैं एंट्री कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं डिबेंचर को इश्यू करने के मेथड कितने तरीके होते हैं, यानी कि हम पब्लिक में जो डिबेंचर इश्यू करना है वो कितने तरीके से हम बेसिकली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 2, यानी कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं
कि हम पब्लिक में अपने डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं। पहला है लमसम मेथड और दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। मान लेते हैं एक डिबेंचर है, 9% का एक डिबेंचर है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू यानी उसकी कीमत है 10 रुपये, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो लमसम में क्या, लमसम के केस में क्या होता है कि हम सारा का सारा जो अमाउंट है वो टुकड़ों में ना मंगा के एक बार में मंगा लेते हैं, यानी कि 10 के 10 रुपये हम जो है एक बार में ही मंगा लेते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं लमसम। 10 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे एक बार में और उन्हीं को हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे, टुकड़ों में नहीं मंगाएंगे कि 2, 4, 6 ऐसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लमसम मेथड का तरीका। हमने समझ लिया कि सारा का सारा अमाउंट टुकड़ों में ना मंगा के एक बार में मंगा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्री की। तो एंट्री देखिए, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक तो आपने ये समझना है कि हम अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का सेम अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, अगली बार अलॉटमेंट को, फिर फर्स्ट कॉल को, फिर फाइनल को कॉल। क्यों? रीज़न ये है कि हम लमसम में पैसा एक साथ मंगा रहे हैं, तो इन दोनों एंट्री को भी, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को भी हम एक साथ ही मर्ज कर देंगे। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि कंपनी के जो शेड्यूल बैंक है, कंपनी ने जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया है उसमें पैसा आ जाएगा। तो ये बेसिकली रिसीव की एंट्री है। किससे? शेयर होल्डर से पैसा आएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और किसके नाम से आएगा? अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। और सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र की, यानी कि जिसमें हमने ट्रांसफ़र करना होता है। इसी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट का जो पैसा आया है वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है? डिबेंचर अकाउंट में, 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार हमारा डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बार डेबिट हो रहा है। तो अगर इन दोनों एंट्री को हम हटा दें एक सेकंड के लिए, जैसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे ये, तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यानी कंपनी के पास पैसा आया है और डिबेंचर को इश्यू करने से आया है। तो अल्टीमेट एंट्री हमारी यही बनती है। और आपको पार्ट्स में लिखना है, तो अगर लमसम का केस आता है तो आपने ये 2 एंट्री पास कर देनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, फिलहाल जो हम बेसिक एंट्री और इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड मेथड, यानी कि डिबेंचर को इंस्टॉलमेंट मेथड पर भी हम जो है क्या कर सकते हैं? इश्यू कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यहाँ पे तो क्या होता है कि इस बार जो है हम पैसे कैसे मंगा लेते हैं, ऐसा समझो इस तरीके से कि हमने 3 इंस्टॉल में पैसे मंगा लिए, ठीक है। टोटल कितना था? डिबेंचर की वैल्यू थी 10 रुपीज़, यहाँ पे लगते हैं 2, 3 और 5 ऐसे, यानी कि अप्लीकेशन पे हमने कितना पैसा मंगा लिया, ऐसे समझ जाओ। अप्लीकेशन पे हमने मंगा लिया 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मंगा लिए हमने 3 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा लिए हमने 5 रुपये। अगर जिस बच्चे को डाउट है ये कॉल्स क्या है तो उनको भी बता देता हूँ, ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट के नेम है। यानी कि इस बार जो हम 10 रुपये को कैसे मंगाएंगे? टुकड़ों में मंगाएंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 5। तो ये मेथड समझ में आ गया, इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें हम शेयर होल्डर से पैसा टुकड़ों में मंगाते हैं। और वो टुकड़ों का नाम भी होना चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है अप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट अकाउंट, और तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फोर्थ वाली सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट के नेम है, ये इंस्टॉलमेंट के अमाउंट है, टोटल हमारा 10 होना चाहिए। कुछ केसेस में प्रीमियम या डिस्काउंट भी होता है, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी कि हमें सबसे पहले बेसिक 8 एंट्री जो होती है वे समझनी है। अगर आप ये एंट्री नहीं कर पाओगे तो समझ जाओ, तो फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, गारंटी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन्हीं 8 एंट्री के बेसिस पर क्या होने वाला है, इन्हीं 8 एंट्री के बेसिस पर हम सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे सबसे पहली एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी कि पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, असेट्स इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने डेबिट कर दिया है। ये 11th क्लास में हम जनरल एंट्री ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो उसी असेट्स को डेबिट कर देना होता है। तो रीज़न समझ में आया डेबिट, क्योंकि हम बैंक अकाउंट डेबिट, और ये हमारी एक तरह से इनकम है। जैसे कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है कैश अकाउंट, सैलरी के थ्रू पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा आ रहा है, कैश डेबिट किया, और किस इनकम के सोर्स के थ्रू आ रहा है तो उस इनकम को आपने क्रेडिट करना होता है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, तो इस एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है ये बताने के लिए हम इसको बेसिकली क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यही रीज़न है कि हमने इसको क्रेडिट किया। समझ में आया? इसके बाद है तो ये पहली एंट्री किसकी होगी? पहली एंट्री यहाँ पे होगी रिसीव की, कि पहला कंपनी के पास पैसा आया है। अब सेकंड एंट्री होगी उसको ट्रांसफ़र करने की, कि हम उस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? 9% डिबेंचर के अंदर हम उस एंट्री को, उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो ट्रांसफ़र की एंट्री मैंने वैसे ही बताई है, जिस भी अकाउंट में से पैसा जा रहा होता है, जो गिवर है उसको नीचे ऊपर रखना होता है, जो टेकर है उसको नीचे रखना होता है। यही रीज़न है कि एप्लीकेशन से पैसा कहाँ पे आ रहा है, डिबेंचर में, तो एप्लीकेशन को ऊपर रखा। तो ट्रांसफ़र हमने कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद आती है एंट्री तीसरी ड्यू की, यानी कि अब कंपनी शेयर होल्डर के पास कॉल करके बोलेगी कि आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो चुका है, यानी कि आपकी सेकंड अलॉटमेंट का टाइम हो चुका है, तो अब आपको पे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर को कॉल करके रिमाइंड कराती है कि आपने अलॉटमेंट का पैसा देना है, उनको रिमाइंड करा देते हैं। तो उस टाइम पर एंट्री क्या होती है, पैसा मांगते हैं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद करो, जब हमने क्रेडिट सेल्स की एंट्री की थी, हमने गुड्स बेच दी थी, तो हमने क्या एंट्री की थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा अभी आया नहीं है, लेकिन हमने फिर भी डेटर्स को पहले ही डेबिट कर दिया क्योंकि पैसा आना है यहाँ से। ऐसी अलॉटमेंट का भी पैसा आया नहीं है, तो जिससे पैसा आने वाला होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं एक तरीके से असेट्स है वो। तो यहाँ पे डेटर्स असेट्स था और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट से पैसा आने वाला, तो हमने इसको डेबिट कर दिया और अल्टीमेटली कहाँ पे पैसा जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, इसको क्रेडिट कर दिया। इसके बाद रिसीव की एंट्री बड़ी सिंपल सी है। पहले रिसीव किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव किया था, तो एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब हमने डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है, तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। लो जी, रिसीव की तो बहुत ही सिंपल सी होती है। फिर से ड्यू की है, यानी जैसे ही हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेंगे उसके बाद हम फिर से कॉल करेंगे शेयर होल्डर के पास, हम यानी कंपनी, हम उनको रिमाइंड कराएंगे कि आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू हो चुका है। यहाँ पे आपने 2 रुपये दे दिए, 3 दे दिए और आपको लास्ट में 5 रुपये देने हैं। मान लेते 1,000 अगर 10,000 शेयर्स अगर किसी ने खरीदे तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 उस बंदे का अमाउंट बनता है। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी कि अब यहाँ से पैसा आएगा तो हम इसको भी डेबिट कर देंगे डेटर्स की तरह, और जब पैसा मिल जाएगा तो एंट्री कर देंगे कि अब बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन 8 एंट्री में या फिर 6 एंट्री में एक चीज़ बताने वाली है, वो ये सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे हाँ, जो रिसीव वाली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इनको समझना पहले आपने, यानी ये अलग ही लेवल की एंट्री है, बिल्कुल इजी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इन तीनों एंट्री में अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि तीनों ही एंट्री में बैंक को डेबिट किया है, बैंक को डेबिट किया है, बैंक को डेबिट किया है। ठीक है, और जिस भी अलॉटमेंट का पैसा आना है, सॉरी आ चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन का आ चुका है तो उसको क्रेडिट किया, यहाँ पे अलॉटमेंट का आ चुका है तो उसको क्रेडिट किया है, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आ चुका है तो उसको क्रेडिट किया। तो रिसीव वाली एंट्री बिल्कुल सेम है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है। अब बात करते हैं ड्यू की एंट्री और ट्रांसफ़र की एंट्री। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांसफ़र की एंट्री अलग है, ड्यू की एंट्री अलग है, बस कहने का तरीका अलग है कि हमने पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और ड्यू का मीनिंग होता है कि हमने कॉल करके रिमाइंड कराया है। यानी कि थ्योरेटिकल इन चीज़ों को समझे तो अलग अलग है, लेकिन इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आप समझोगे तो ट्रांसफ़र की ही एंट्री होती है। एप्लीकेशन से पैसा गया डिबेंचर अकाउंट में, अलॉटमेंट से पैसा गया डिबेंचर अकाउंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा गया डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, पहले कॉल करेंगे, पैसा मांगेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वही चीज़ है। तो ट्रांसफ़र वाली एंट्री या फिर ड्यू वाली एंट्री सेम ही होती है कि एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है, अलॉटमेंट का डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है। यानी इन तीनों एंट्री में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 29% डिबेंचर और यहाँ पे 9 रह गया, 29% डिबेंचर और 29% डिबेंचर। ठीक है, यानी कि हमें इन तीनों एंट्री में जो भी एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आया है वो हमने अल्टीमेटली 9% डिबेंचर अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना होता है। तो बेसिक आपको समझ में आया। अब इन्हीं के बेसिस हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। कम से कम जो बेसिक वाले न्यूमेरिकल लमसम और पार वाले भी तो एटलीस्ट इस वीडियो में कवर कर ही लेंगे हम। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि विनस लिमिटेड इश्यूड 40,000 शेयर्स 10% डिबेंचर। देखो मैंने 9% का एग्जांपल लिया था, इन्होंने 10% का लिया हुआ है। तो ये परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है ये फिक्स ऑफ रेट है, ये है रेट। ये 10% से पर मंथ शेयर होल्डर को, सॉरी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 100 ईच का मतलब क्या है? ये इसकी फेस वैल्यू है, यानी कि एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपये, और पार का मतलब है कि हमने 100 का शेयर 100 पर ही बेचा है। ठीक है। फॉर कैश पेबल इन द फुल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड
60,000 डिबेंचर्स फॉर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंड, अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो रिफंड कर देंगे। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, क्योंकि लमसम का केस है तो सारा का सारा पैसा हमने जो है एक बार में मंगा लिया। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री डालनी है, न्यूमेरिकल पार्ट आप बाद में डालोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि मैंने क्या बताया था, हाँ तो मैंने ये बताया था कि हम इस लमसम के अंदर डिबेंचर और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हम एक बार में अकाउंट ओपन करते हैं, यानी एक साथ ही करते हैं, ऐसा सेपरेट नहीं रखते वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये हमने कर दिया। और दूसरी क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को यहाँ पे डेबिट कर देना है और 10% डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताई थी और वही हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखना नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कितने हैं, 40,000। ठीक है, 40,000 तो यहाँ पे इश्यू किए गए हैं और पैसा आ गया 60,000 का। तो हम पहली एंट्री किससे करेंगे, 60,000 से, कि सभी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर अलॉट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट एंट्री हमने कर लिया। अब यहाँ पे 60,000, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये और हमारे पास 60,000 आ गया, तो हमारे पास एक्चुअल में कितना है, 60 लाख। ठीक है, तो ये अमाउंट कैसे आया आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसी 60 लाख के अमाउंट को आपने जो है 10% डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन यहाँ पर बस इतना रखना है कि हमारे पास एक्चुअल में डिबेंचर है कितने, 40,000। तो हम 40,000 शेयर्स पे 100 से मल्टीप्लाई करके हम सिर्फ कितने दे सकते हैं, 40,000 तो है ही, और इनको जो 2 से और 2 जीरो और लगा दो यहाँ पे, तो हम नॉर्मली 40 लाख दे सकते हैं। 60 लाख में से जो हमारे पास 60 लाख का अमाउंट आया है डिबेंचर को बेचने से, हमारे पास है ही 40,000, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके 40 लाख के डिबेंचर दे सकते हैं। जो 20 लाख यहाँ पे बचा हुआ है एक्स्ट्रा, वो हमें रिफंड करना होगा। अब देखिए पैसा जब आया था कंपनी के पास तो उसने डेबिट किया था। ठीक है, अब रिफंड के केस में पैसा वापस करना हो तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पैसा आया था तो डेबिट किया, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया है रिफंड करना है तो उसको क्रेडिट कर दें। यहाँ पे ये टू बैंक कर दिया। जैसे अगर मैं कोचिंग सेंटर ओपन करता हूँ, मैंने वहाँ पे 10 चेयर्स बिठाई है, मेरे पास बच्चे आ गए 12, स्पेस ही नहीं है, चेयर ही नहीं है, तो उन 2 बच्चों की जो एक्स्ट्रा फीस मेरे पास आ चुकी है उसको मैं क्या करूँ, रिफंड कर दूँ। वही केस यहाँ पे है कि कंपनी के पास डिबेंचर ही 40,000 है, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 40,000। डिबेंचर अकाउंट में 40,000 जाएगा, बाकी का पैसा यहाँ पे रिफंड कर देंगे। तो ये था लमसम का केस, सेम यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में छोड़ता हूँ कि आप इसको ट्राई करना है, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसको ट्राई करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है जीएस लिमिटेड इश्यूड 2000 एट द रेट 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो, यानी कि हमने एप्लीकेशन पे कितना मंगाया, 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपये मंगा लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका क्या है, मंगाने का तरीका है। पहली इंस्टॉलमेंट में 25 रुपये, दूसरी में भी 25 और लास्ट में 50, और आपका टोटल कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए, तो 100 हो भी गया। ठीक है, application were received for the all debentures along with the application money, did allotment was made, call money was made, received on the data, यानी हमने सभी इंस्टॉलमेंट को मेड किया है और जो भी अमाउंट मिलना चाहिए तो वो रिसीव किया है, तो आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे एक तो याद रखना है कि हमने 2000 के डिबेंचर इश्यू किए हैं और हर एक की कीमत कितनी है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 2000 से, और इनकी फेस वैल्यू 100। हाँ हो गया मैंने। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहली एंट्री आप देखिए हमें यहाँ पे करनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही सिखाया था मैंने, क्योंकि लमसम के केस में तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देना था, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देना था यहाँ पे, लेकिन इंस्टॉलमेंट के मेथड पे एप्लीकेशन अलग होगा, अलॉटमेंट अलग होगा, दिख रहा है ना, वही चीज़ है। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे हमने लिखा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर 50,000। अब ये 50,000 कैसे आया, हमने डिबेंचर इश्यू किया 2000, राइट, और हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा ये 25 दूनी 50, तो ऐसे हमारे पास ये 50,000 का अमाउंट आ गया। इसके बाद है ये रिसीव की एंट्री थी, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये नरेशन में लिख सकते हैं रिसीव की एंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली जो एंट्री है वो किस चीज़ की है, वो है आपकी ट्रांसफ़र की, ये रही कि हमने ट्रांसफ़र करना है 9% डिबेंचर अकाउंट में, तो जिसको हमने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में हम उसको डेबिट करेंगे, पहली एंट्री थी।
यहाँ पे दूसरी एंट्री। तो 9% या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री है, जिसमें से पैसा जा रहा है उसको ऊपर रखना है, जिसके अंदर जा रहा है पैसा उसको नीचे रखना है। सेम अमाउंट 50,000 लिए थे तो यही अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, तो अमाउंट में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। इतनी सी बात है। इसके बाद अगली एंट्री है ड्यू की, यानी कि हम थर्ड एंट्री क्या करेंगे, ड्यू की मांगेंगे। ये देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो डिबेंचर जैसे ही हमने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कर देंगे, यानी कि हम जो है फिर से 2000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से आएगा 50,000। तो एंट्री आपको याद रखनी है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, यानी कि हम मांग रहे हैं पैसा आएगा किसका आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट का अभी आया ना, तो हमने एडवांस में इसको डेबिट कर दिया, जैसे क्रेडिट सेल्स में हमने डेटर्स को किया था। इसके बाद फोर्थ वाली एंट्री होगी रिसीव की, ये लिखा हुआ है। रिसीव की सिंपल सी, अगर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया तो बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। आपकी 50,000 मांगे थे तो 50,000 हमें मिल जाने हैं, इतना ही हमने रिसीव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम ही अमाउंट चलेगा। इसके बाद आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फिर से ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू वर्ड लिखा हुआ है, कौन सी, 5वीं। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और इस बार हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 2000 के डिबेंचर पे हमने मांगे पूरे 50 रुपये, तो ये बन जाएगा आपका 1 लाख का अमाउंट। 1 लाख रुपये हमने मांगे हैं, यानी कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कॉल करके बोला है कि आपका 2000 डिबेंचर पे 50 रुपये बनते हैं सर, तो आपको 1 लाख रुपये देने हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं, आप जो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट पेमेंट कर देना। और जैसी पेमेंट आएगी तो हम एंट्री डाल देंगे 6 वाली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये रिसीव की एंट्री हो जाएगी, और जितना अमाउंट हमने मांगा है उतना अमाउंट हमें मिल जाएगा। अभी तो हम सिंपल से केसेस कर रहे हैं कि जितना हमने मांगा उतना ही मिल गया। आने वाले टाइम में 4 फीचर भी आता है, और कॉल्स इन एडवांस भी आता है, एरियर भी आता है, उनको भी समझेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने क्या किया कि डिबेंचर कहते किसे हैं, कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने की नीड क्यों है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और कंपनी को लगता है कि पब्लिक से पैसा लेना थोड़ा सेफ है, बस उसको इंटरेस्ट देते रहेंगे, हम इंटरेस्ट को पे करने के लिए कैपेबल है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डिबेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी कंडीशन लिखी होती है कि कंपनी ने किस रेट पे किस बंदे से कितना अमाउंट लिया और कितने टाइम के बाद वो अमाउंट रिटर्न करने वाला है। लोन की तरह होता है, ये कंपनी है जिससे पैसा लिया हुआ है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। डिबेंचर का डॉक्यूमेंट इनके पास चला जाता है, फंड रेज करने का इंटेंशन था। इसके बाद शेयर्स वाले चैप्टर में जहाँ भी हमने शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन की डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा, इतना सा चेंज आएगा, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं इश्यू करने के जो मेथड है, वे यहाँ पे कितने 2 तरीके से हैं। एक आप लमसम से भी कर सकते हो और दूसरा आप जो इंस्टॉलमेंट मेथड से भी कर सकते हो। लमसम का मतलब है कि आपने डिबेंचर के जो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू वो एक बार में मंगा ले, तो 2 एंट्री पास करनी है, एक बार तो कॉल करके हम रिसीव कर लेंगे और दूसरी बार उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट में हम टुकड़ों में मंगाएंगे, तो कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, 5 रुपये, फिर हमारी फेस वैल्यू आएगी। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। जैसे यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट थी एप्लीकेशन अलॉट में फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे 3 की डबल 6, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हुई है। अगर यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाते कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो 4 की डबल 8 एंट्री यहाँ पे हो जाती है। 8 एंट्री क्यों, एक रिसीव की होती है, फिर ट्रांसफर की, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू एंड रिसीव। तो इस तरीके से आपने सभी एंट्री पास करनी है। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। करंट वाली जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रीवियस वाला पार्ट देखना पड़ेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। लमसम के अंदर एक ही मेथड आता है जिसमें सारे के सारे 10 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ जो है फेस वैल्यू हम उसको एक बार में मंगा लेते हैं, ठीक है। और पार के केस में ये था कि जब हम, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ हल्का सा, कि अगर हाँ ये कर लो पहले। अगर हमारे शेयर्स की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज़ है, चलो 10 रुपीज़ है, तो हम उन 10 रुपयों को एक बार में मंगा लेते हैं, 1 इंस्टॉलमेंट में, एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको मेथड का नाम दिया गया है लमसम। अब बात करते हैं पार में क्या होता है। अगर हमारे पास एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है, हमने उसको 10 रुपीज़ में ही इश्यू कर दिया है, ठीक है। 10 रुपये का शेयर 10 में ही बेच दिया तो पार का केस आ जाएगा, पार कहेंगे। और 10 रुपये का शेयर अगर हम उसको 12 रुपये में शेयर कर देते हैं, ये है इसका मान लेते हैं फेस वैल्यू, और ये इसका इश्यू प्राइस, यानी कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को या फिर सॉरी डिबेंचर को अगर हम 12 रुपये में सेल कर देते तो ये आ जाएगा प्रीमियम का केस। अब ये जो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, प्लस दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।
इसके अपोजिट में डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। अगर हम 10 के शेयर्स को या फिर सॉरी डिबेंचर को 8 रुपये में सेल करते हैं तो यहाँ पर जो 2 रुपये का माइनस में दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। यानी कि जब हम 10 रुपये के डिबेंचर को 8 में सेल करें तो डिस्काउंट का केस आ जाएगा। 10 रुपये के डिबेंचर को हम 12 रुपये में सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम का केस आ जाएगा। और पार का तो है कि 10 का शेयर या फिर 10 का डिबेंचर हमने 10 में ही सेल आउट कर दिया। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रीमियम की बात। प्रीमियम का क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए राज लिमिटेड इश्यूड 5000, यानी कि इन्होंने कितने डिबेंचर यहाँ पे इश्यू किए हैं 5000। और उन डिबेंचर का नेम क्या है 8% डिबेंचर। ये जो 8% है अब तो आपको समझ में आ गया इसको क्या बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि डिबेंचर होल्डर को 8% से डिबेंचर मिलना होता है। कौन पे करता है, कंपनी पे करती है। ऑफ 100 ईच। अभी जो 100 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होती है इसकी फेस वैल्यू, यानी कि इसकी कीमत 100 रुपये है। प्रीमियम ऑफ 5% पेबल, लेकिन हमने प्रीमियम पे सेल किया है, यानी कि कितने पे 5% पे। अब इसका अगर हमें निकालना है कि कितने रुपए बनते हैं तो 100 का जब 5% करोगे तो 5 रुपये ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 रुपये प्रीमियम का। अगर हमारा 5 रुपये, देखो 100 रुपये अगर फेस वैल्यू है, इसमें अगर हमने 5 रुपये प्लस किया तो हमारा इश्यू प्राइस कितना आ गया 105। जैसे इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली दिखा देता हूँ, इसके यहाँ पे थोड़ा सा हो गया मिक्स कि यहाँ पे लिख देते हैं फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, 5 का प्रीमियम हो गया। तो अब इसको कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कितने बेचा 105 का। ये है फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम और ये है आपका इश्यू प्राइस, यानी इस प्राइस पर कंपनी ने इश्यू किया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा अप्लीकेशन पे कितने रुपये मंगाया, अप्लीकेशन पे 10 रुपये मंगाया और 20 मंगाया प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। यानी कि यहाँ पे बोला कि जो अलॉटमेंट 20 रुपये की उसमें प्रीमियम भी मर्ज किया हुआ है, अलॉटमेंट के साथ ही जो प्रीमियम भी इन्होंने मंगा लिया। एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोलते हैं कि जो लास्ट वाली कॉल है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो बाकी का पैसा बचा हुआ है वो मंगा लिया है बैलेंस। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा कि बाकी का पैसा कितना बचा हुआ है। तो देखिए 100 रुपये के शेयर को जब हमने 105 रुपये यानी 5 रुपये के प्रीमियम के साथ बेचा होगा तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना पैसा आ गया होगा 105, जिसमें से 10 रुपये अगर इन्होंने अप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 20 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाए और जिसमें लिखा हुआ है ये आपका 5 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का कितना पैसा बनता है 15। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इन्होंने बोल दिया बैलेंस। अब हमें ये वाला बैलेंस निकालना पड़ेगा। आप खुद कैलकुलेट करके देखो 20 10 30 और यहाँ पर अगर हम जो है 75 करते हैं ऐसे तो हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है हमारी फर्स्ट एंड जो फाइनल कॉल है वो 75 रुपीज़ की है। ये 10 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ और ये 75 रुपीज़, जिसमें 5 का प्रीमियम है। ये पी फॉर प्रीमियम में पैसे नहीं है। ठीक है, ये भी हमने बैलेंस वाली वैल्यू फाइंड आउट करने की, यहाँ पे 75 से बनेगा। अब करते हैं एंट्री पास करना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली जो एंट्री बनती है आपकी वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिबेंचर बैंक में क्यों किया, क्योंकि हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है, फिर बैंक में पैसा आ रहा है तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और किस इनकम के नाम से आ रहा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना जिसकी इंस्टॉलमेंट से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 5000 के जो हमने डिबेंचर इश्यू किए थे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन के अमाउंट से। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू जो हमने किए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन वाले अमाउंट से। ऐसे हमने वही किया है। तो 50,000 कैसे आया ये समझ में आया कि 5,000 जब 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए 5,000 और से डिबेंचर होल्डर को बोला है कि आपने एप्लीकेशन का 10 रुपीज़ देना है। तो हर एक डिबेंचर पे उसको 10 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे में 5,000 डिबेंचर पे कितने मिल जाएंगे 50,000 रुपये। और एंट्री समझ में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होती है। और सेकंड वाली एंट्री ये तो है, कौन सी एंट्री है, ये रिसीव वाली एंट्री है। अब ये क्या है, ये है रिसीव वाली एंट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफ़र की एंट्री। ये देखो यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट वाली एंट्री करनी होती है वो है ट्रांसफ़र की। तो जिस भी अकाउंट को प्रीवियस वाली एंट्री में क्रेडिट किया था ना हमने, उसी को नेक्स्ट वाली एंट्री में डेबिट करना होता है। तो ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर हमने 8% डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था तो नेक्स्ट में डेबिट कर दिया। या फिर ट्रांसफ़र एंट्री आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, जिसमें से पैसा जा रहा है उसको ऊपर रखना है और जिस अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है उसको नीचे रखना है।
बाकी अगर आपने लर्न किया तो आपको पता होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट होता है। ट्रांसफ़र की एंट्री सीख ली। अब देखिए अगर हमने 50,000 रुपये पे 10 रुपीज़ मांगे हैं, सॉरी 5,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज़ मांगे, तो 50,000 के लिए हमने कॉल किया है, रिमाइंडर दिलाया है और इतना बनता भी है। और हम नॉर्मल केस ले रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है, किसी ने एडवांस दे दिया है, फिर किसी ने पे ही नहीं किया है। तो नॉर्मल केस में जो हमने सोचा था 50,000 आएंगे वही आ गए हैं। तो 50,000 के लिए कंपनी ने सपना देखा कि डिबेंचर होल्डर पैसे देंगे और वो पैसा एक्चुअल में आ गया एज इट इज़। तो पहली 2 एंट्री में किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद है ड्यू की एंट्री, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये एंट्री है अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट की भी कौन सी, एक होती है ड्यू की, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट की बेसिकली कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री। जैसे कभी एप्लीकेशन की रिसीव की होगी तो अगली ही एंट्री एप्लीकेशन की क्या होगी? ट्रांसफ़र की होगी। एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र की होगी। अभी यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू की हो रही है, तो नेक्स्ट में अलॉटमेंट रिसीव की भी हो जाएगी। तो अलॉटमेंट ड्यू में मैंने क्रेडिट सेल्स वाला आपको रेफरेंस दिया था कि जब हम क्रेडिट में सेल्स करते तो डेटर्स को डेबिट करते थे, क्योंकि वहाँ से पैसा आने वाला होता है। सेम यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है फ्यूचर में, अभी आया नहीं है, तो हम भी इसको डेबिट कर देंगे, इस इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कर दिया जी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जरा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इसके बाद यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे 8% डिबेंचर को आपने यहाँ पे याद रखना है कि हर बार ट्रांसफ़र की एंट्री में जो अल्टीमेटली, जैसे मैंने बताया भी था कि पुराने वाले शेयर्स के केस में क्या होता था कि हम पहले हर एक एप्लीकेशन के बाद पैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे? शेयर कैपिटल में, यहाँ पर करते थे शेयर्स के केस में। लेकिन वही क्रेडिट वाली एंट्री अब रिप्लेस होकर परसेंटेज डिबेंचर में आ गई है, यानी कि अब हम डिबेंचर का पैसा हर बार कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि अभी कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा मिल रहा है, कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे नरेशन में लिखा भी हुआ था कि हमने प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही ले लिया है। और मैंने भी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था कि जो अलॉटमेंट है 20 रुपये का, उसमें 5 का अगर प्रीमियम है तो 15 का कैपिटल है। अब ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे कि 15 का कैपिटल है, सॉरी 15 का डिबेंचर है और 5 का यहाँ पे प्रीमियम है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट करना है। रीज़न ये बनता है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी एक तरीके से इनकम है, ये समझ लो आप कि भाई 10 रुपये का शेयर अगर आपने 12 में बेच दिया तो 2 रुपये का एक्स्ट्रा आपको कैपिटल गेन हो गया है ना। और 11th क्लास से कहते आ रहे हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये रीज़न समझ में आया कि आखिर हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट किया। अब बात करते हैं, ये तो पहला हाफ है जिसमें हमें जनरल एंट्री को पास करना होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है कि अमाउंट डालना है। अब देखिए डिबेंचर कितने का था, ये अमाउंट कैसे आया यहाँ पे देखते हैं कि भाई 5,000 का, यहाँ पे लिखो 5,000 के डिबेंचर कंपनी ने सेल किए थे, जिसमें से एप्लीकेशन को पैसा ऑलरेडी ले चुकी है। अब उसको चाहिए थे यहाँ पे 20 रुपये अलॉटमेंट के। कहाँ पे लिखा है 20 रुपये अलॉटमेंट? क्वेश्चन में भी लिखा है मेरा 20 रुपये अलॉटमेंट का, और मैंने यहाँ भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि 20 रुपये अलॉटमेंट के बनते हैं। तो 20 रुपीज़ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है कि 5,000 में डिबेंचर में हमने परसेंटेज डिबेंचर की यानी कि 15 रुपये मांगे फेस वैल्यू, और जो 5,000 डिबेंचर पे हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा मांगे हैं ना, तो प्रीमियम का है। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि प्रीमियम में 5 रुपये थे तो 5 से मल्टीप्लाई किया 25,000 आ गया, और यहाँ पर डिबेंचर में कितने फेस वैल्यू बचते 15 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 75,000 ही आ जाएगा। तो 75,000 और 25,000 जो समेसन करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा? 1 लाख का अमाउंट ही आएगा, जिससे हमारी एंट्री यहाँ पे टैली कर जाएगी। 1 लाख ही और 1 लाख ही। तो जर्नल एंट्री आपको समझ में आई। अमाउंट की जो फिगर्स है वो कहाँ से आई है? 5,000 के शेयर्स को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया, और देखो ऊपर 20 से डेबिट हो रहा है 15 और 5 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी इक्वल कर रहा है 20 से डेबिट 20 से क्रेडिट, 1 लाख से डेबिट 1 लाख से क्रेडिट, और 5,000 की हमारी सेम वैल्यू रहेगी। इसके बाद आती है रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री इन वाले क्वेश्चन में बड़ी सिंपल से, जो भी हमने सपना देखा है या फिर जो भी हमने कॉल करके डिबेंचर को रिमाइंड कराया कि आपको इतना अमाउंट देना, सेम अमाउंट हमें मिल जाता है। तो पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और किसका आया, कौन सी अलॉटमेंट का आया? वो आया डिबेंचर अलॉटमेंट का आया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और कितना? 1 लाख। अगर ये फिर से निकालना है तो आप ऐसे 1000 कर सकते हैं कि 5,000 डिबेंचर पे हमने मांगे हैं डिबेंचर होल्डर से 20 रुपये, तो इस वजह से हमारा 1 लाख आया है। इसके बाद लास्ट एंट्री यहाँ पे डिबेंचर फर्स्ट एंड कॉल की है ड्यू की एंट्री, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री यहाँ पे बड़ी सिंपल सी होती है। यहाँ पे 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट,
या फिर कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, यानी कि अब हमने इस वाली कॉल को डेबिट कर दिया, यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली 8% डिबेंचर अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और कितना हमने मांगे 5000 डिबेंचर पे, फाइनल कॉल पे 75 रुपीज़, ये रहा 75, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आएगा। अब बच्चे बोलते 75 तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है, हाँ, क्योंकि उसकी जगह लिखा है बैलेंस वर्ड, यानी कि 75 का जो अमाउंट है आपको फाइंड आउट करना है, वो खुद कैलकुलेशन करके निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि पूरी वैल्यू अगर 105 रुपये की है और 10 रुपीज़ हम अप्लीकेशन पे मंगा चुके हैं, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगा चुके हैं, और जो बैलेंस है वो मंगाया है हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो यहाँ पे पता चल कर आ रहा है कि 75 रुपीज़ हमारा बैलेंस बनता है। तो 75 का रीज़न समझ में आया कहाँ से आया, 5000 तो हम लेकर ही चल रहे हैं, नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से हमारा 3,75,000 अमाउंट आ रहा है। इसके बाद लास्ट वाली सिंपल सी रिसीव की एंट्री है, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि असेट्स बढ़ रही है, हमें पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया, और किस इनकम के नाम से आ रहा है, किस इंस्टॉलमेंट के नाम से आ रहा है, तो आपने लिखना है 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और सेम ही अमाउंट आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि 5000 पे 75 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3,75,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना होता है, पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक जगह चेंज आया है, वो आया है यहाँ पे ये वाला, कि हमने एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है, दूसरा जो 20 रुपीज़ है यहाँ पर, उसमें यहाँ पे हमने सेपरेटली किया कि अगर 5 रुपये का प्रीमियम बन रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 15 रुपये का डिबेंचर है, यानी कि जो डिबेंचर हमने अलॉटमेंट के टाइम पर सेल किया है उसमें जो 20 रुपये हम डिबेंचर होल्डर से मांग रहे हैं, जिसमें से 5 रुपये ऑलरेडी प्रीमियम का हम मांग रहे हैं, तो डिबेंचर का एक्चुअल में 15 रुपीज़ है। तो ये आपको अलग अलग सेपरेटली दिखाना होता है, क्यों, क्योंकि 15 से हमारा डिबेंचर में जाएगा अमाउंट और 5 से हमारा प्रीमियम में जाएगा। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन का मतलब है कि कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता कि हम जो है कंपनी हमेशा प्रीमियम पे इश्यू करती है, तो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये गेन हो रहा है, इसलिए कैपिटल गेन है, और गेन का मतलब इनकम है, सो दैट हमने इसको क्रेडिट किया है। तो सारे रीजन यहाँ पे आपको मिल चुके होंगे, सभी डाउट्स के आंसर। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आता है प्रीमियम के रिगार्डिंग आपसे क्वेरी पूछी जाती है तो आप बड़ी आराम से कर पाओगे। इसी वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट, यानी कि अगर कंपनी की ऐसी सिचुएशन आ गई, उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं रही कि वो प्रीमियम पे सेल करे। भाई ऑब्वियसली अगर कोई भी डिबेंचर कोई भी कंपनी अगर अपने 10 रुपीज़ के डिबेंचर को 12 रुपये में सेल कर पाए तो रीज़न क्या है, उसकी गुडविल अच्छी है। जैसे मार्केट में मोबाइल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी आईफोन ही क्यों महंगा है, ठीक है, सेम फीचर्स है उसमें भी, हालांकि थोड़ी प्रीमियम फीचर्स है, लेकिन फिर भी है तो मोबाइल है, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी बनी हुई है, उसकी फीचर्स अच्छी बनी हुई है। अगर डिस्काउंट में दे रहे तो मान लेते कि उसकी इतनी अच्छी गुडविल नहीं है, उसको जो है 2% लेस करके बेचना पड़ रहा है अपनी कंपनी का डिबेंचर। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका कि काटी लिमिटेड इश्यूड 8000, यानी कि हमने नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू किए हैं 8000, और डिबेंचर का नेम क्या है 99% डिबेंचर्स, ये नेम है। अब हमें पता है 99% का मतलब क्या है कि यहाँ से 99% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 ईच का मतलब क्या है, ये फेस वैल्यू है, और एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब देखिए डिस्काउंट का अगर अमाउंट आपको निकालने के लिए बोलते हैं तो सिंपल सा जो भी आपका ईच वाला अमाउंट है उसके साथ आपने 10% लगा देना है, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा भाई, और यहाँ पे 10 रुपीज़ ही आपका आ जाएगा। ये हर बार मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे 500 होता तो यहाँ पे चेंज फिगर हो जाती है, फिर आप 10 रुपीज़ नहीं लेके चलना होता। तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर भाई 100 रुपये की फेस वैल्यू है तो यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, 100 रुपये में से अगर आप जो है 10 रुपीज़ डिस्काउंट में ऐसे ही छोड़ दे रहे हो तो आपके पास 90 रुपीज़ तो आना चाहिए। ये आपका इश्यू प्राइस, यानी कि हमने 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को पब्लिक में 90 रुपीज़ में इश्यू कर दिया है। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद है फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अप्लीकेशन, सारा का सारा जो पैसा है यानी कि 90 रुपीज़ अप्लीकेशन पे ही आ गया है। अप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9000 डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि हमने यहाँ पे जो अलॉटमेंट किया है वो प्रोराटा के बेसिस पे कर दिया। ये वर्ड यहाँ पे आ गया तो थोड़ा कराना पड़ेगा, अदरवाइज इसको सेपरेट वीडियो में हमें कवर करना होता है, प्रोराटा से रिलेटेड टेबल भी बनानी होती है, बट ये उस लेवल का नहीं आएगा, छोटा सा यहाँ पे प्रोराटा का हल्का सा टच आएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, रीजन हम समझ चुके पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया, और जिस इंस्टॉलमेंट से पैसा आ रहा है हमने उसको क्रेडिट किया। एप्लीकेशन वाली एंट्री समझ में आई। अब यहाँ पे बोलते हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, अब यहाँ पे देखो यानी कि हमने, अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं
कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कितना है 8000, यहाँ पे 8000 से मल्टीप्लाई कर दें कितने से, हमने तो 90 में सेल किया है, वो गलत कर दें हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, देखो हमने डिबेंचर बेचे थे 8000, लेकिन एप्लीकेशन जो डिबेंचर खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन वो 9000 से आ गया है। इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने कॉलेज में एडमिशन की सीट निकाली 100 और एप्लीकेशन फॉर्म आ गया हमारे पास 200। अब सीट तो हमारे पास 100 ही है, मैक्सिमम 100 ही अलॉट कर सकते हैं, बाकी को रिफंड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तो हमें पता नहीं था ना कि कितने डिबेंचर आ जाएंगे, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। हो सकता है 100 सीट थी 50 आए, अंडर चली जाए, 100 सीट थी 200 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए ओवर चले जाए, तो कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव होता है ना, सबसे पहले आपने उसमें एंट्री करना होता है। यहाँ पर प्रीवियस वाले केस में तो क्या था, 5000 डिबेंचर इश्यू किए थे और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो मान लेते 5000 ही डिबेंचर इश्यू किए और पब्लिक ने 5000 डिबेंचर ही खरीद लिए, यानी कि नंबर ऑफ इश्यू और एप्लीकेशन रिसीव सेम ही अमाउंट है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट अलग है कि कंपनी ने जो डिबेंचर इश्यू किया 8000, उनकी गुडविल इतनी अच्छी थी और कंपनी ने 9000 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है ये वाला कि यहाँ पे 8000 था और यहाँ पे 9000 का आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहली एंट्री हमने कर दिया। पहली एंट्री मैंने क्या बोला, रिसीव वाले अमाउंट से करना कि 9000 डिबेंचर पर हमें कितने 90 रुपीज़ के हिसाब से। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेपरेट था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्या हुआ था कि एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ आया, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ आया। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है कि सारा का सारा जो पैसा है फुल अमाउंट, फुल का मतलब जितना भी हमने आना है 90 रुपये आने थे, ठीक है, वो सारा का सारा एप्लीकेशन पे आ गया है। तो इसलिए हम 90 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 जीरो आपके एच आ जाएगी और 9 9 जा 81 आ जाएगा। हाँ 3 जीरो ये और चौथी जीरो 4 जीरो ऐसी, तो आपको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए। एप्लीकेशन सीख ली हमने, ये है एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री, लिखा भी यहाँ पे ये रहा एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है। 9000 पे हमें 90 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये भी मेंशन किया हुआ है नरेशन में कि 9000 डिबेंचर में 90 रुपीज़ के हिसाब से इतना अमाउंट हमारे पास आ गया है। फर्स्ट एंट्री में डाउट नहीं है किसी को। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र की एंट्री। अब देखिए ट्रांसफ़र के टाइम पर जितना हमने पैसा मांगा था हम सिर्फ उतना ही डिबेंचर अकाउंट में डालेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा आया है हम उसको रिफंड कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे कोचिंग सेंटर में सिर्फ 100 चेयर है और 120 वाले बच्चों की फ़ीस आ चुकी है, तो 20 बच्चों की जो एक्स्ट्रा फ़ीस आ गई है हम उनकी फ़ीस रिफंड कर देंगे। तो यही रीज़न, जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट किया था यहाँ पे, ठीक है, और जब पैसा रिफंड करेंगे ना तो यही रीज़न है कि हमने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि पैसा तो डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र की एंट्री में यहाँ पे बैंक को क्रेडिट क्यों किया, तो ये रीज़न पता चला आपको। चलिए पूरी एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी है, ट्रांसफ़र की। ये हमने डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है किसमें, डिबेंचर अकाउंट में। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सभी एप्लीकेशन, सभी इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, हर बार इसमें जाएगा। 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, जो भी हमने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो जिसमें से पैसा जाना उसको डेबिट करना है। एप्लीकेशन का पैसा जाएगा तो इसको डेबिट किया है यहाँ पे, और डिबेंचर में जाना है इसको नीचे रखा, और जो पैसा वापस जाना उसमें यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे जो 10 रुपये का हमने इश्यू किया था, लॉस हो गया था हमारा, वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, ये वाला अमाउंट इस तरीके से आया कि 9000 डिबेंचर को जब हमने 90 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8,10,000 का अमाउंट ये यहाँ पे ऐसे आ गया मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने तो 8000 डिबेंचर पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था, 10 रुपये का, ये तो ऐसे यहाँ पे 80,000 आ गया। अब डिबेंचर अकाउंट में ये जो है इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है कि हमारे पास तो 8000 डिबेंचर पे देने के लिए कितने रुपए थे हमारे पास, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमें बेसिकली यहाँ पे 100, यानी उस डिबेंचर की वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी यहाँ पे थी 100 लिखा हुआ है। 100 वाला जो डिबेंचर है वो हमने 90 में सेल किया था, तो 10 रुपये का डिस्काउंट लगा तो 10 रुपये यहाँ पर डाल दिए, लेकिन कितने पे, 8000 पे दिए थे हमने 10% का डिस्काउंट, न कि 9000 पे। देखो 8000 जब इश्यू किए तो 10% का डिस्काउंट दिया 8000 पे। तो यही रीज़न है कि हमने मल्टीप्लाई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर 8000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 8000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और जितना हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हमने बेसिकली यहाँ पे रिफंड कर दिया है। यानी कि हमारे पास जो 1000 डिबेंचर एक्स्ट्रा आ गया है, ये कहाँ से आया है, देखिए ध्यान से। 8000 डिबेंचर इश्यू किए कंपनी ने, और पब्लिक की तरफ से
जो कंपनी ने रिसीव किया है वो है 9000 एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो कि कंपनी ने इश्यू किया 8000 और कंपनी को मिला 9000, तो 1000 डिबेंचर पे 1000 डिबेंचर पे यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। अब बात करते कितना आ गया है। जब एक डिबेंचर हमने 90 रुपीज़ का सेल किया है, 8000 डिबेंचर भी 90 रुपीज़ का सेल किया है, तो इस 1000 डिबेंचर पर भी तो 90 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो समझ में आया कि 90,000 यहाँ पे कहाँ से आया, इस तरीके से कि हमने यहाँ पर 1000 डिबेंचर जो एक्स्ट्रा आ गया है उस पर सारा का सारा अप्लीकेशन पैसा दे दिया होगा डिबेंचर होल्डर ने, जो कि बनता है 90 रुपीज़ का, और जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90,000। अब अगर इनको टैली करने की कोशिश करते हैं, समझो जरा, तो क्या मैच कर रहा है। तो ये 8,10,000 और 8,80,000 कितना हुआ, 8,90,000, है ना। ठीक है, और यहाँ पे 8,00,000 और 90,000 कितना हुआ, 8,90,000। तो ये भी हो गया हमारा 8,90,000। तो इस तरीके से हमारी दोनों एंट्री यहाँ पे क्या कर रही है, एंट्री भी मैच कर गई और दोनों के दोनों रीज़न भी बताए। अब डिस्काउंट के केस में क्या था, यहाँ पे दो ही चीज़ें समझने वाली। पहली चीज़ तो ये कि अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, देखो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 8,000 और अप्लीकेशन आई 9,000 से, तो जो 1,000 का एक्स्ट्रा अप्लीकेशन आ रखा है इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन होना। यानी कि पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया, ओवर परचेज कर लिया, लेकिन कंपनी के पास तो डिबेंचर एक्चुअली में 8,000 है, तो मैक्सिमम वो कितना पे कर सकती है, 8,000 डिबेंचर ही दे सकती है। तो पहले तो ये समझ में आना कि जब ज़्यादा डिमांड करती है पब्लिक तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहली जो एंट्री होती है बड़े वाले अमाउंट से आती है। तो एक तो आपने याद रखना कि पहली एंट्री यहाँ पे 9,000 से होगी, ना कि 8,000 से, यानी कि ओवर सब्सक्राइब अप्लीकेशन वाले अमाउंट से। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे चेंजेस है या फिर समझने वाली बात है कि जो भी हमने डिस्काउंट दिया था 100 रुपीज़ का डिबेंचर हमने 90 रुपये में सेल कर दिया, तो 10% का, तो यहाँ पे जो 10 रुपये का आपने दिखाई दे रहा है, अब भाई क्या हो गया है, हाँ, तो 10 रुपये का आपको जो डिस्काउंट दिखाई दे रहा है इसको आपने डेबिट करना है। क्यों भाई, 100 रुपीज़ की चीज़ आपने 90 में सेल कर दी तो आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना। और 11th क्लास से बात कर रहे हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि हमने सभी एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट कर देना है, तो ये कर दिया। अब दूसरा 10 रुपये समझ में आया। अब दूसरा डाउट ये कि 8,000 पे डिस्काउंट देने का वादा किया था हमने, क्योंकि हमने हमारे पास डिबेंचर ही 8,000 के थे, तो जो डिबेंचर हमारे पास है ही नहीं उस पर हम डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, और यहाँ पे फेस वैल्यू आती है, हमेशा शेयर कैपिटल के टाइम पर भी फेस वैल्यू आती थी कि हमने तो 8,000 डिबेंचर पे 100 रुपये मांगने थे फेस वैल्यू, लेकिन हमने फिर भी 90 रुपीज़ मांगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ आ गए, और हम 1,000 पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ गया है ना, 1,000 पे 90 को मल्टीप्लाई कर रिफंड कर देंगे। रिफंड करने का मतलब यहाँ पर जो भी पैसा एक्स्ट्रा शेयर होल्डर ने या फिर डिबेंचर होल्डर ने पे किया है एप्लीकेशन के टाइम पर, अब क्योंकि उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए हमारे पास डिबेंचर तो है नहीं, 8,000 ही मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, तो 90,000 का जो अमाउंट है वो वापस कर देंगे हम। इसको बोलते हैं रिफंड करना, और टू बैंक के साथ इसको क्रेडिट करना होता है यहाँ पर। चलिए, तो हमने डिस्काउंट का और प्रीमियम के दोनों केसेस को समझ लिया। जितनी भी जनरल एंट्री यहाँ पे कवर की जाती है सभी को मैंने एक्सप्लेन किया, रीज़न के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, अमाउंट सेपरेटली समझाया है और जनरल एंट्री सेपरेटली समझाई है, और यहाँ पे जहाँ पर नीड थी कुछ बैलेंसेस निकालने की उनको भी मैंने डायग्राम के थ्रू सेपरेटली बताया। तो फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है और पूछ सकता है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखिए अब तक के केस में नॉर्मली ये होता था कि कंपनी कोई भी डिबेंचर इश्यू करती थी पब्लिक में, और पब्लिक के यहाँ से पैसा आता था जिसको हम इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में रिसीव करते थे, कभी एप्लीकेशन के नाम से, अलॉटमेंट के नाम से, फर्स्ट कॉल के नाम से या फिर फाइनल कॉल के नाम से। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो रहने दो फिर। यानी कि कंपनी डिबेंचर इश्यू तो करेगी पब्लिक में, लेकिन इस बार जो पेमेंट है वो कैश में नहीं करेगी, यानी पब्लिक से वो कैश नहीं लेगी, अदर देन कैश। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, अदर देन कैश का मतलब है यहाँ पे कैश को नहीं लिया जाएगा। ऐसे अदर देन कैश का मतलब है कि अगर पब्लिक से या फिर किसी भी दूसरी कंपनी से इन्होंने कोई बिल्डिंग परचेज़ की है या फिर कोई असेट्स परचेज़ किए हैं, तो उस असेट्स परचेज़ करने के बदले ये क्या करेंगे, कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर बेसिकली डिबेंचर की बात है कि जो बदले में देंगे ना वे बदले में क्या देंगे, वे बेसिकली यहाँ पर डिबेंचर की बात कर रहे हैं कि हम जो है बदले में कुछ भी देंगे लेकिन कैश नहीं लेंगे,
और यहाँ पर कंपनी डिबेंचर देगी। ऐसा एक्चुअली मीनिंग नहीं है कंसीडरेशन का डिबेंचर, लेकिन ये सेंस बनाता है कि कंपनी अदर देन कैश लेगी पब्लिक से और बदले में उसको डिबेंचर देगी। ये यहाँ पे सेंस बनता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन हमारे पॉइंट पे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में क्वेरी आएगी मैं जो साथ के साथ कॉन्सेप्ट लेकर चलता रहूँगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय द इश्यूइंग 10% डिबेंचर ऑफ द नॉर्मल फेस वैल्यू 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। गिव जर्नल एंट्री। यानी कि जॉय लिमिटेड है, ये बंदा जॉय लिमिटेड कंपनी है, ये इसकी कंपनी है जिसने एक बिल्डिंग परचेज की है। कौन सी बिल्डिंग? ये वाली बिल्डिंग परचेज की है। और इस बिल्डिंग की जो पेमेंट है उसको कैश में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टॉपिक बोलता है कि नॉन कैश पेमेंट यहाँ पे होनी है। तो यहाँ पर जो पेमेंट हो गई है, यहाँ पे लिखा है कि 10% डिबेंचर देगा वो, यानी कि जो मिस्टर जॉय है वो 10% यहाँ पे डिबेंचर दे देगा, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। और वो भी डिबेंचर किस पे देगा? डिस्काउंट पे देगा 10%। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो 10% की फॉर्म में, इसको रुपीज़ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है कि जो भी आपके पास ईच वाला अमाउंट है, अगर वो 100 तो 100 लेना है, अगर वो 500 है तो 500 लेना है। 10% का मतलब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ ही आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दी, क्योंकि यहाँ पे अगर जो है 500 800 होता तो अलग अमाउंट निकल के आता। तो अगर जिसकी कीमत 10 रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है, और उस शेयर्स को 10% यानी कि 10 रुपये माइनस करके, डिस्काउंट का माइनस करके अगर उसे इश्यू करते हैं तो 90 में जाएगा। यानी कि इश्यू प्राइस कितना है? 90 रुपीज़। और ये 100 आपको दिखाई दे रहा है, ये फेस वैल्यू थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद वो कम हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया? तो अब हमें जनरल एंट्री परचेज करनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि जॉय लिमिटेड कंपनी बोट अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग जो परचेज की गई है ना 9 लाख की, तो पहले तो ये एंट्री होनी है। ठीक है, तो बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री क्या होते हैं? नॉर्मली बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है ना। लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, पहले पार्टी का नाम आएगा, उसको ड्यू करेंगे और फिर उस पार्टी के नेम को हम क्रेडिट करके पेमेंट करेंगे, और वो भी कैश की फॉर्म में नहीं करेंगे, डिबेंचर की फॉर्म में करेंगे। तो पहली एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और बिल्डिंग अकाउंट हमारी क्या है? बिल्डिंग हमारी असेट्स होती है। और जब भी बिजनेस के अंदर असेट्स बढ़ती है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो चेक की फॉर्म में और चाहे बिल्डिंग की फॉर्म में है, तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये रीज़न समझ में आया। और क्रेडिट द गिवर, हमने किससे परचेज़ किया? क्रेडिट में परचेज़ किया, तो वेंडर से परचेज़ किया। तो ये एंट्री यहाँ पे बनेगी कि हमने बिल्डिंग परचेज़ की और वेंडर से किया। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। 9 लाख की हमने उस असेट्स को परचेज़ किया बिल्डिंग का, तो 9 लाख से आप जो है अमाउंट डाल दोगे। इसके बाद सेकंड है एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड। और उसके बदले में, कंसिडरेशन का मतलब है बदले में जो हमने पे किया 10% डिबेंचर आ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन की जगह डिबेंचर लिखा था कि बदले में हम जो कैश की फॉर्म में पेमेंट ना करते हो उसको डिबेंचर की पेमेंट करते हैं। तो कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इश्यूइंग 10% डिबेंचर ऑफ द नॉर्मल फेस वैल्यू 100 ईच एंड द डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखिए यहाँ पर हमें पेमेंट कितनी करनी है? 9 लाख की करनी है, और वो भी 10% का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा कि नंबर ऑफ इश्यू। अब हमें नहीं पता कि 9 लाख की पेमेंट करने में हमारे नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यूड कितने लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका फेस वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आपने लेना परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे पीसी लिख देता हूँ मैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। अगर वो इश्यू प्राइस डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट भी आपने यहाँ पे लेना है। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि जितनी हमने फाइनल पेमेंट करनी है, हमने करनी है 9 लाख की पेमेंट। क्यों? क्योंकि हमने 9 लाख की असेट्स परचेज की है। ठीक है, और इसको यहाँ पे ध्यान से रहा, इश्यू प्राइस हमने कितने पे किया है? पहले यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़ की, ठीक है, जिस पे से डिस्काउंट दिया गया था कितना? 10% यानी 10 रुपीज़। तो अब हमारा इश्यू प्राइस कितना होता है? 90 रुपीज़ ऐसे निकला है, और हमें इश्यू प्राइस से डिवाइड करना होता है। ये रहा, तो ऐसे 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 9 1 जा 1 यानी कि 10,000। अब ये 10,000 क्या है? ये है हमारे नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू, यानी कि 9 लाख की पेमेंट करने में हमारे पास से कितने डिबेंचर चले गए? 10,000 के डिबेंचर चले गए हैं। बस अब आपने एंट्री पास कर देनी है। हम ये 10,000 जो डिबेंचर थे ना, बस ये निकालना था। अब देखिए वेंडर को पेमेंट करनी है, एक्स को पेमेंट करनी है, फिर वाई को पेमेंट करनी है, जिसको भी पेमेंट करनी हो तो उसको आपने क्या कर देना है? डेबिट कर देना है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, वो पेमेंट को रिसीव करने वाला है। ठीक है, और डिस्काउंट पे क्या है? क्योंकि 10 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है तो उसको डेबिट करना होता है। क्यों?
क्योंकि डिस्काउंट फर्म के लिए लॉस होता है। भाई अगर आपने जो 100 रुपीज़ की चीज़ जो है 90 रुपये में सेल कर दी तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया ना, जो कि कभी आने वाला नहीं है आपके पास, तो उसको डेबिट करना होता है। पहले एंट्री समझेंगे, बाद में अमाउंट पे आएंगे। जिसके बाद ये पूरा एक अकाउंट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये पूरा एक ही अकाउंट है, इसको अलग अलग में समझना कि एक बार ये डेबिट हुआ, एक बार ये एक ही अकाउंट है। और इसके बाद है 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। अब क्योंकि हमने 10,000 की यहाँ पे देखो, इसके सामने तो 9 लाख आप एज इट इज़ लिख दो, क्यों? क्योंकि डिबेंचर जो वेंडर को पेमेंट करनी हो तो 9 लाख की होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि हमने जो बिल्डिंग खरीदी है उससे, ये वाली बिल्डिंग जो हमने खरीदी है इसकी कीमत कितनी है? इसकी है 9 लाख, ठीक है, ये 9 लाख की। तो पेमेंट कितनी होनी है? जो भी वेंडर है, जो भी सप्लायर उस बिल्डिंग को करने वाला, 9 लाख की तो पेमेंट होनी ही होनी है। अब यहाँ पर डिस्काउंट में 1 लाख कैसे है? अब देखिए, हमने नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने से थे? 10,000 नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू के थे, जिन पर 10 रुपये हमने डिस्काउंट भी दिया था। तो इस तरीके से हमने जो 1 लाख का अमाउंट निकाला है। और यहाँ पर आएगी हमेशा फेस वैल्यू, यानी कि 10,000 डिबेंचर जो हमने दिए हैं उनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, यानी कि 10 लाख, ठीक है। यानी कि हमने, अब देखो इस एंट्री को रीड कैसे करेंगे, 10 लाख के डिबेंचर थे हमारे पास, मतलब 10,000 के डिबेंचर 100 की वैल्यू के 10 लाख के बनते थे, जिसमें हमने 1 लाख का डिस्काउंट देके 9 लाख की पेमेंट कर दी। तो हमारे पास से तो 10,000 डिबेंचर जा चुके हैं, ये एंट्री कहती है। यानी कि 9 लाख की असेट्स को परचेज कर लिया हमने इस वाली एंट्री में, ठीक है। ये परचेज वाली एंट्री थी, इसमें हमने परचेज कर लिया है, और यहाँ पर हमने डिबेंचर इश्यू कर दिया 10,000। तो दोनों एंट्री आपको समझ में आई। और दो ही इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं, एक तो बिल्डिंग को यहाँ पे हमने परचेज किया है ये वाला, और दूसरा हमने इश्यू किया है ये वाला। दो ही इवेंट है, तो यहाँ पे दो ही एंट्री यहाँ पे होनी है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा भी है वर्किंग नोट्स में कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर कैसे निकालना होता है, परचेज कंसीडरेशन को डिवाइड करना होता है इश्यू प्राइस, और यही मैंने लिखा है। देखो, परचेज कंसीडरेशन को डिवाइड करना होता है इश्यू प्राइस से। काफ़ी सारे टीचर यहाँ पे फेस वैल्यू बोलते हैं, बाद में डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो आपने फेस वैल्यू यहाँ पे लेना ही नहीं है। इश्यू प्राइस का मतलब है कि अगर वो डिस्काउंट पे इश्यू है तो माइनस कर देना है, प्रीमियम पे इश्यू है तो प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है बेसिकली यहाँ पर, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर्स ऑफ डिवेंचर इश्यू, यानी कि उस पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए, बिल्डिंग की पेमेंट या फिर असेट्स की पेमेंट करने के लिए हमारे पास से कितने डिवेंचर जा चुके हैं। और 9 लाख को 90 से डिवाइड किया तो हमारा 10,000 ही आ गया। ऐसे हमने वहाँ पे निकाला था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत लिमिटेड was prompted by the Amrit and Bhaskar was authorized capital 10 lakh divided into 1 lakh share of rupees 10 each. The company decided to issue 1,006% debenture of 100 each to Amrit and Bhaskar each for their services in corporation at the company. इन दोनों लोगों ने इन कॉरपोरेशन में काफ़ी हेल्प की है, जिसका नाम है अमृत एंड भास्कर, ठीक है। तो ये अमृत है आपका, ऐसे लिख लेते हैं, ये अमृत है और ये भास्कर सर है। तो इन लोगों ने कंपनी के इन कॉर्पोरेशन में काफ़ी में हेल्प की है। तो इनकी सर्विस के बदले इनको सैलरी की फॉर्म में या फिर बोनस की फॉर्म में कैश ना देते हुए कंपनी क्या डिसाइड करती है कि हम इनको डिबेंचर दे देंगे, डिबेंचर की फॉर्म में पेमेंट कर देंगे। तो कैपिटल हमारी ऑथराइज कैपिटल थी, इसका कुछ नहीं करना हमें, 10 लाख का, डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स, ठीक है। 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया उस कैपिटल को, जो कि 10 रुपये की ईच है। कंपनी डिसाइड टू इश्यू 1,006% डिबेंचर। अब ये है डिबेंचर, 6% वाले डिबेंचर जिनकी कीमत 100 रुपये है, वे उन्होंने अमृत और भास्कर को दे दिए ईच फॉर देयर सर्विस, ठीक है। तो भाई अगर एक बंदे को इन्होंने 1,000 दिए हैं, यानी कि अमृत को भी 1,000 मिले डिबेंचर और भास्कर को भी 1,000 मिले, तो टोटल कंपनी के पास से कितने डिबेंचर चले गए? 2,000 चले गए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे 2,000 वाला अमाउंट आया। फिलहाल अमाउंट पे बाद में आएंगे, पहले एंट्री पे आते हैं। तो जब भी हम ऐसी वाली डिबेंचर देते हैं तो यहाँ पे इन कॉर्पोरेशन अकाउंट को आपने डेबिट करना है। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट को डेबिट किया और टू 6% डिबेंचर, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर था तो डेबिट कर दिया और हमारे पास से डिबेंचर चले गए, ठीक है। तो 6% डिबेंचर चले गए हमारे पास से। तो कितने चले गए यहाँ पे? क्या यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमने 1,000 डिबेंचर दिए और वो भी ईच दिए हैं। तो यहाँ पे तो आप 2,000 नंबर्स ऑफ डिबेंचर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। तो 2,000 डिबेंचर की कीमत कितनी थी? यहाँ पे लिखा है 100, है ना। तो आप 2,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और ये आ जाएगी 2 लाख का अमाउंट। यानी कि इनकी
इनकॉर्पोरेशन की जो सर्विस है वो कितनी बनती थी, इनको 2 लाख का अमाउंट देना चाहिए था, चाहे वो सर्विस का है, चाहे वो सैलरी का है, चाहे बोनस का। लेकिन हमने 2000 के डिबेंचर दे दिए, जिनकी एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी। तो इस तरीके से इनको 2 लाख की पेमेंट हो गई। यहाँ पर कभी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उनकी पेमेंट कितनी बनती है या फिर उनकी सैलरी, सर्विस के रिगार्डिंग उनका कितना अमाउंट था। बस बोल दिया कि 1000 का डिबेंचर दे दिया दोनों को, और जिनकी कीमत थी 100। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि उनकी 2 लाख की यहाँ पे पेमेंट हुई है। और इंडिविजुअली बात करते हैं 1 लाख इसके, 1 लाख इसके, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोनों को 2 लाख एक्सपेंडिचर एक बार में डाइविड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी। मान लेते हैं रिलायंस है, ये रिलायंस लिमिटेड है, इसने एक मशीन परचेज की है, ये वाली मशीनरी। ठीक है, ठीक है, परचेज किया है, कॉस्टिंग 1,35,000। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इश्यू 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज्यूम डिबेंचर हैव बीन इश्यूड। अब यहाँ पे कुछ केसेज हैं, यानी कि हमने 1,35,000 की जो ये मशीन परचेज की है, जिसकी कॉस्ट है, तो इसके बदले में हमने परचेज कंसिडरेशन के बदले में हमने यहाँ पे डिबेंचर इश्यू किए। कौन से? 9% वाले डिबेंचर। बस इनका नाम है, फिलहाल 9% का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, इंटरेस्ट वाली एंट्री हमें नहीं करनी होती है। 9% डिबेंचर दिए, जिनकी कीमत, हर एक डिबेंचर की कीमत थी यहाँ पे 100 रुपये। तो अब यहाँ पे लिखा कि अगर हमने पार पे, पार का मतलब होता है 100 का डिबेंचर 100 पर ही हमने दे दिया। अगर पार का केस होता है तो आपने एंट्री करनी है, एक तो परचेज की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक तो यहाँ पे परचेज की एंट्री हो जाएगी, और दूसरा जो हमने यहाँ पे डिबेंचर इश्यू किए इसकी एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर की। ठीक है, तो एक एंट्री परचेज की हो जाएगी और दूसरी एंट्री यहाँ पर इश्यू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कोई भी इवेंट नहीं दिख रहा है। पार का केस है, तो पार का केस बड़ा ही सिंपल सा है कि 1,35,000 दिन थे। अब देखिए, सबसे पहले एंट्री डालनी है आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये परचेज करने की एंट्री है। 1,35,000 से हमने उस गुड्स को परचेज किया है, उस मशीन को परचेज किया है, और पेमेंट हमें यहाँ पे करनी है 1,35,000। तो अमाउंट तो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने गए, 1,35,000 की पेमेंट करने के लिए आपके पास से कितना डिबेंचर गए हैं, तो आपने क्या करना है यहाँ पे पीसी परचेज कंसीडरेशन लिखना है 1,35,000 और डिवाइड कर देना उसको इश्यू प्राइस से, जो कि हमारा कितना 100 है। तो 100 से 100 और यहाँ पर आ जाएगा 1350, यानी कि हमने 1350 नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कर दिए हैं इस पेमेंट को करने के लिए। किसको? 1,35,000 की पेमेंट के लिए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, यानी कि इश्यू कर दिया है, और यहाँ पे परचेज करने की एंट्री हो जाएगी। तो पार का केस तो सिंपल सा, 1,35,000 से परचेज किया, 1,35,000 की पेमेंट ही होनी है, कॉमन इसमें। और देखो तरीका भी है ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये वाला सेम ही है। अब केस यहाँ पे सेकंड कहता है कि अगर डिस्काउंट, अगर हमने 10% का डिस्काउंट दिया, सबसे पहले 10% को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 10 रुपीज़ का ही आएगा डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ आपने 10 रुपये माइनस करके 90 में दे दी, यानी जो 100 वाले डिबेंचर थे उनको आपने 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया, 10% के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी उस मशीन के बिहाफ में। तो अब यहाँ पर पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, मशीनरी टू वेंडर 1,35,000, देखो मशीनरी टू वेंडर 1,35,000, एंट्री तो बिल्कुल सेम है ये वाली फर्स्ट वाली। अब सेकंड वाली एंट्री में वेंडर को पेमेंट करनी है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर के थ्रू करनी है तो डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। अब बीच में यहाँ पर आ जाएगा ये डिस्काउंट, जो कि हमारा लॉस होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब है कि जो 10 रुपये का लॉस हुआ है उसने आपने डेबिट करना है। अब इस केस में आप निकालोगे नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कितने गए हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे पहले मैं निकाल तो लिया, 1,35,000 की थी, नहीं, 1,35,000 की पेमेंट करने के लिए हमने 100 फेस वैल्यू पे शेयर बेचा था, तो 1350 डिबेंचर गए थे। अब यहाँ पर डिस्काउंट पे बेचा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट के केस में डिबेंचर की जो स्ट्रेंथ है नंबर्स वो अलग आएंगे। परचेज कंसिडरेशन कितना है आपका पीसी 1,35,000, और आपका इश्यू प्राइस कितना है 90, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। ऊपर तो सेम ही है कि 1,35,000 पहले भी सेम ही था और अभी भी सेम है, अब यहाँ पर आ जाएगा पर 90। तो जैसे ही आप 90 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1500, तो आपके पास 1500 आ जाएगा। 1500 क्या है? ये 1500 वही नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू है जो कि हमारे खर्च हो गया है किस पेमेंट को करने में 1,35,000। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट को आपने डेबिट करना है, क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस होता है। वेंडर को डेबिट करना है, वेंडर रिसीवर है, जिस भी बंदे को पेमेंट करना होता है उसको डेबिट करते हैं। और जिस भी फॉर्म में, अगर हमने कैश की फॉर्म में पेमेंट किया तो 2 कैश आ जाता, चेक की फॉर्म में पेमेंट किया तो 2 बैंक आ जाता, और डिबेंचर की फॉर्म में पेमेंट किया तो 2 9% डिबेंचर आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपका?
अब जैसे यहाँ पे तो फेस वैल्यू है 1500 के डिबेंचर को अगर इनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15 लाख, सॉरी 1,50,000। तो ये अमाउंट कैसे आया, समझ में आया आपको। वेंडर को पेमेंट कितनी करनी है, 1,35,000 की करनी है। भाई जब हमने उससे गुड्स परचेज़ किए 1,35,000 की कोई मशीन परचेज़ किए हैं और कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, तो हम उसकी पेमेंट कितने में करेंगे, ऑब्वियसली 1,35,000 में करेंगे। तो ये सेम अमाउंट उठकर यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ गया। अब डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के लिए सिंपल सा आपने क्या करना है, 1500 के जो डिबेंचर बेचे हैं कंपनी ने, ठीक है, उनको आपने उस डिस्काउंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना जो कि 10 रुपीज़ है। तो ये आ जाएगा 15,000। 10 रुपीज़ कहाँ से, ये गिवन है और हमने निकाला भी था यहाँ पे सेकंड वाले केस में। ये रहा कि 10% जो डिस्काउंट था परसेंटेज के फॉर्म में हमने पहले 10 रुपीज़ में कन्वर्ट किया, फिर डिस्काउंट को माइनस करना होता है, तो ये आपका इश्यू प्राइस आया निकल के 90 रुपीज़। नेक्स्ट बस 2 ही केस थे यहाँ पे। अगर प्रीमियम का भी यहाँ पे केस डालते हैं तो जैसे डिस्काउंट को माइनस किया आपने यहाँ पे प्लस कर देते हैं, जैसे 10 रुपये के मान लेते हैं तो इश्यू प्राइस आपका हो जाता है 110 रुपये यहाँ पे। और नंबर्स ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते टाइम जैसे यहाँ पे डिस्काउंट को माइनस करने के बाद डिवाइड किया है 90 से, प्रीमियम के केस में 100 में 10 को प्लस करने के बाद डिवाइड करते हैं, यानी 110 से डिवाइड करते हैं और नंबर्स ऑफ डिबेंचर आ जाता। और जैसे डिबेंचर को हमने एंट्री में डेबिट किया है यहाँ पे, प्रीमियम को हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देना होता है। बस इतना से यहाँ पे चेंजेस है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। रोमी लिमिटेड एक्वायर, मान लेते हैं ये रोमी लिमिटेड है। रोमी लिमिटेड एक्वायर्स असेट्स, उसने एक असेट्स परचेज किए 20 लाख की, ये वाली असेट्स मान लेते हैं, जो भी इसका नाम है 20 लाख की ये असेट्स है। एंड टुक ओवर द क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइज, और साथ में 2 क्रेडिटर्स भी मिले उसको, सॉरी क्रेडिटर्स की वैल्यू 2 लाख है और ये किससे खरीदा है, कपिल एंटरप्राइज से। यानी कि रोमी लिमिटेड ने, यानी कि इस बंदे ने किसी और कपिल एंटरप्राइज नाम की कोई एक दूसरी फर्म है उससे परचेज़ किया 2 चीज़ें, एक तो असेट्स परचेज़ किए ये लिखा है यहाँ पे, और दूसरा उसने क्रेडिटर भी आया उसके साथ असेट्स के साथ 2 लाख के। रोमी लिमिटेड इश्यू, अब इसकी जो पेमेंट करनी है उसने 8% डिबेंचर दे दिए हैं क्योंकि कैश की फॉर्म में पेमेंट नहीं कर सकते, टॉपिक हमारा अदर देन कैश का है। और उनकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज़ है हर एक डिबेंचर की, और वो भी डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया है 10% पे। 10% का मतलब 10 रुपये, और 100 से जैसे ही तो उसको माइनस करोगे तो इश्यू प्राइस निकल के आएगा आपका 90 रुपीज़ एज परचेज कंसिडरेशन। इसकी सिंपल सी एंट्री करनी है। सबसे पहली तो होगी यहाँ पे परचेज की एंट्री, ये जो एक्वायर्ड है यानी परचेज किया है। चलिए भाई, जब बिजनेस के अंदर असेट्स आती है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिटर्स आया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे इस वाली एंट्री में हमने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया है। ठीक है, अच्छा जी। 20 लाख की असेट्स थी, 2 लाख के क्रेडिटर्स थे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 20 लाख की यहाँ पे असेट्स थी, 2 लाख के क्रेडिटर थे। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमें अल्टीमेटली पेमेंट कितनी करनी है कपिल एंटरप्राइज को, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 20 लाख की असेट्स में से, प्रॉपर्टी में से अगर जो 2 लाख की पेमेंट कर देंगे तो भी तो हमारे पास कितना अमाउंट बचता है, 18 लाख बचता है। या फिर 20 लाख अगर डेबिट हो रहा है, 2 लाख क्रेडिट हो रहा है, यानी कि 18 लाख से यहाँ पे और भी ज़्यादा क्रेडिट होना चाहिए, तभी जाके टैली होगा अमाउंट, है ना। तो या तो आप टैली वाले मेथड से निकाल सकते हो कि यहाँ पे 20 लाख है तो यहाँ पर भी 20 लाख होना ही चाहिए, या फिर आप 20 लाख में सिर्फ 2 लाख की पेमेंट कर दोगे, इस प्रॉपर्टी को बेच के असेट्स को आप 2 लाख की पेमेंट कर दोगे तो आपके पास 18 लाख आएंगे ना, तो आपको अल्टीमेटली 18 लाख की पेमेंट करनी है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो यही होता है परचेज कंसीडरेशन। इस वाले अमाउंट के अगेंस्ट हमें बेसिकली क्या देना होता है, शेयर्स देना होता है। तो यही रीज़न है कि हमारी जो सेकंड वाली एंट्री वो 18 लाख से है। समझ में आया कि जो हमने 18 लाख का अमाउंट ड्यू बनता है उसके अगेंस्ट हमें डिबेंचर की पेमेंट करनी है। किस पार्टी को करनी है, कपिल एंटरप्राइज को करनी है, तो उसको डेबिट कर दो। क्यों, डेबिट द रिसीवर, जिसको पेमेंट मिलनी होती है उसको डेबिट करना होता है। और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, केस में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो आप। ठीक है, डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया। पहले एंट्री पे आएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आएंगे, क्योंकि लॉस है हमारा ये पूरा एक ही है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा एक ही है। टू 8% डिबेंचर, पेमेंट किस फॉर्म में की गई, कैश की फॉर्म में नहीं, डिबेंचर की फॉर्म में की गई, तो यहाँ पे 8% डिबेंचर उस डिबेंचर का नाम आ जाएगा। ये तो हो गई एंट्री। अब बात करते हैं कपिल एंटरप्राइज, ये 18 लाख आया है यहाँ से क्योंकि ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। और 2 लाख का डिस्काउंट कैसे आया, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कि इस 18 लाख की पेमेंट करने में हमारे कितने डिबेंचर जा चुके हैं।
तो सबसे पहले आपने पीसी लिखना है, परचेज कंसिडरेशन जो कि है 18 लाख, उसको डिवाइड कर देना है इश्यू प्राइस से जो कि है हमारा 100 माइनस 10 यानी कि 90। 9 टू जा 18 और 10 से यहाँ पे 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचता है 20,000। हाँ जी, ये लिखा कि 20,000 नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो, 20,000 डिबेंचर हमने दिए हैं। अब देखिए 20,000 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी फेस वैल्यू से जो कि 100 है, तो ये 20 लाख आ जाएगा। और 20,000 का अगर आपने डिस्काउंट निकालना है एक डिबेंचर पे, अगर हमने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया तो 20,000 डिबेंचर पे कितना दिया है, 2 लाख का, और ये हमारा है 18 लाख की पेमेंट। तो इस तरीके से आपने बेसिकली यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू निकालना होता है। सिंपल सा फॉर्मूला, परचेज कंसीडरेशन को डिवाइड कर देना है इश्यू प्राइस से। परचेज कंसीडरेशन वो अमाउंट होता है जो असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद आपका ड्यू बनता है, यानी जिसके अंदर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक के नॉर्मल केस में क्या सीखा हमने कि कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है पब्लिक में और वहाँ से जो है पैसा आता है और कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट देती रहती है पब्लिक को। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हेन कंपनी इश्यू डिबेंचर, यानी डिबेंचर तो यहाँ पर भी इश्यू किए जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन कंपनी इश्यू डिबेंचर एज एडिशनल सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पर जो मेन पर्पज़ है वो एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में दिया जा रहा है विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन, और यहाँ पर प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी गिवन है ऑलरेडी पहले, यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारी इनफ नहीं थी लोन को रेज कराने के लिए, सो दैट हमको एक एडिशनल सिक्योरिटी और देनी पड़ी, किसको, बैंक को। क्यों, क्योंकि हमने चाहिए था लोन, तो बैंक से लोन लेने के लिए हमने बेसिकली डिबेंचर इश्यू किया है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो टॉपिक समझ में आया कि इस बार कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है, ठीक है, लेकिन किसको इश्यू कर रही है, बैंक को कर रही है। क्यों, क्योंकि कंपनी को बैंक चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, और हमारी जो एडिशनल हमने जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी पे की है वो इनफ नहीं है उस लोन को ऑब्टेन करने के लिए, तो हमें एडिशनली डिबेंचर को भी इश्यू करना होता है सो दैट हम लोन को ऑब्टेन कर सकें। और अच्छे से मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए ये है बिजनेसमैन, हाँ जी, ये है एक बिजनेसमैन जिसको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की नीड है, ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन चाहता है कि थोड़ा सा पैसा और आ जाए तो डिबेंचर इश्यू करना चाहता है, और इस बार वो पैसा लोन की फॉर्म में बैंक से लेना चाहता है। ये रहा बैंक, वो बैंक से लोन की फॉर्म में पैसा लेना चाहता है। सपोज करो कि इसको चाहिए 75,000, हाँ जी, जो बिजनेसमैन लोन चाहता है इसको नीड है, यहाँ पर ले देता हूँ, बिजनेसमैन को जो नीड है मान लेते 75 लाख लोन की नीड है, ठीक है, हाँ जी, 75 लाख रुपए इनको लोन चाहिए, और बैंक इसको बोलता है, जो मैनेजर है बोलता है कि आप हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारे पास सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन अपनी मान लेते 50 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की कीमत है 50 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर 75 ही नहीं 50 लाख मान लेते हैं, 50 लाख रुपीज़ की यहाँ पे नीड है बिजनेसमैन को, ठीक है, और इसी लोन को लेने के लिए मैनेजर ने बोला कि आपको कुछ सिक्योरिटी की फॉर्म में यहाँ पे जमा कराना होगा, सो दैट कल को आप भाग जाते हैं, अमाउंट की पेमेंट नहीं कर पाते, तो हम जो आपकी असेट्स या फिर प्रॉपर्टी को सेल करके उस लोन की रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने यहाँ पे 50 लाख की अपनी जो बिल्डिंग है ये वाली, ये बैंक को एज ए गिरवी मॉर्गेज रख दी, सेल नहीं की, मॉर्गेज रख दी यहाँ पे। इसके बाद मैनेजर बोलता है बैंक का कि अभी भी इनफ नहीं है, यानी कि आपको कम से कम 25 लाख की, और अगर आप 50 लाख का लोन लेना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 50 लाख में आप 25 की और भी ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, सो दैट हमारे पास 75 लाख आ जाए, तब जाके हम जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बैंक के मैनेजर ने बोला। जी हमने बिल्डिंग यहाँ पे दिया है, ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, और जो हमने यहाँ पे 25 लाख के और एडिशनल क्या दिए, डिबेंचर दिए, तो इसको बोलेंगे एडिशनल सिक्योरिटी।
और इसी एडिशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो डिबेंचर को जब लोन ऑब्टेन करने के पर्पज से डिबेंचर को किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, सेल नहीं करे, सिर्फ मॉर्गेज की फॉर्म में रखे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो ये कहलाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो समझ में आया कि बिजनेसमैन को फंड की नीड थी, बैंक के पास गया, लोन की फॉर्म में, उन्होंने जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी मांगी, तो हमने बिल्डिंग दे दी 50 लाख की। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपको 25 लाख की और देनी है, सो दैट हम जो है आपको लोन एक्सेस कर सकें। हमने 25 लाख के यहाँ पे डिबेंचर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमने 25 लाख के डिबेंचर जो भी इनकी फेस वैल्यू रही होगी वो बैंक को दे दिए, सिर्फ इनको मॉर्गेज किया है, गिरवी रखा है, सेल नहीं किया है। क्योंकि सेल नहीं किया तो अब बैंक को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको सेल नहीं किया। बैंक यहाँ पर डिबेंचर होल्डर नहीं है, बस उसको गिरवी रखने वाला बंदा है। तो ये तो हुआ हमारा पूरा टॉपिक की प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या है, एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर को क्या दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इसी एडिशनल सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। डेफिनेशन की फॉर्म में भी हमने कवर कर लिया। चैप्टर आपका 3 से 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि इंपॉर्टेंट 3 या फिर 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में जरूर ये मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जब अकाउंटेंट के हाथ में ट्रांजैक्शन आएगी, यानी कि लोन ऑब्टेन करने के बाद अकाउंटेंट को बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं अकाउंटेंट के पास, यानी कि अगर कंपनी अकाउंटेंट को बोलती है कि आप जो है कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करो, कई बार बोल देते कि आप इसको दिखाओ, ठीक है, कई बार बोल देते कि आप रिकॉर्ड करो कोलेटरल सिक्योरिटी की, इसकी भी एंट्री पास करो, और कई बार बोल देते कि आपको इस कोलेटरल सिक्योरिटी की नीड ही नहीं है, इसकी एंट्री हमें पास करनी नहीं है, बस हमने गिरवी रख दी है डिबेंचर को और लोन एक्सेस कर लिया है। अब उस लोन एक्सेस करने के लिए हमने कितने डिबेंचर दिए, इसकी एंट्री हमें पास नहीं करनी। तो एंटिटी बिजनेस या फर्म खुद अकाउंटेंट को ये ऑप्शन देते हैं। तो आपको भी एग्जाम में 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर कट आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि आपने डिस्प्ले करना है, यानी कि शो करना है, रिकॉर्ड करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहली एंट्री, अब जहाँ पर रिकॉर्ड करना ही नहीं है डिबेंचर को, भाई लोन तो लिया है, लोन तो दोनों ऑप्शन में आएगा। लोन आपने डिबेंचर दे के इश्यू किया है और उसको दिखाना या नहीं दिखाना, तो लोन की एंट्री तो आपको दोनों केस में करनी पड़ेगी। तो पहले वाले केस में सिर्फ लोन की एंट्री होगी और दूसरे में लोन की भी एंट्री होगी, डिबेंचर को दिखाने की भी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला कि रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे विजिबल शो करना है। तो सबसे पहले लोन की एंट्री भी यहाँ पे क्या होगी, लोन की एंट्री सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पे लिख देना आपने बैंक लोन। अगर वो HDFC से लिया, SBI से लिया, जिस भी से लिया, तो बैंक लोन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो एक तो ये एंट्री हमें पास करनी है। दूसरी, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ एक ही एंट्री पास करके हमने छोड़ देनी है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर बोलते हैं कि हमें डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी को भी शो करना है, तो बैंक से लोन वाली एंट्री तो होगी, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, HDFC लोन जो भी है, तो बैंक से लोन लेने की एंट्री तो हमें दोनों केसेस में करनी ही पड़ेगी। और जब हमें डिबेंचर को इश्यू करने वाली एंट्री कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपको डिस्प्ले करने के लिए बोला जा रहा है उस केस में, तो हम एक एंट्री और पास करेंगे जो कि होगी हमारी, हमारे पास से डिबेंचर तो जा ही रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2% डिबेंचर अकाउंट, जो भी हमारे 5% 9% के इंटरेस्ट वाले होंगे तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे आपने एक अकाउंट को डेबिट कर देना जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। बस ये 2 एंट्री पास करनी है अगर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी को शो करने के लिए बोलता है, तो इम्पोर्टेंट है, ये एंट्री याद रहनी चाहिए आपको। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, डेफिनेशन हमने समझ ली, और कौन कौन सी एंट्री हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर करनी होती है। आप अकाउंटेंट के पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब आते हैं हम सीधा न्यूमेरिकल पर। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। चलिए, एक कंपनी ने लोन लिया है यहाँ पे, और लोन कितने का लिया है, 4 लाख का लिया है, ठीक है, फ्रॉम बंधन बैंक। एक बैंक है जिसका नाम बंधन बैंक है। इस बंधन बैंक लिमिटेड से कंपनी ने लोन लिया है एंड इश्यूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹4 लाख। अब यहाँ पर सारे के सारे लोन के अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने 4 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए, यानी कि यहाँ पर मेन सिक्योरिटी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ नहीं दिया। जो भी लोन ऑब्टेन किया है ना, ये वाला लोन ऑब्टेन किया, इसी के अगेंस्ट हमने यहाँ पर 4 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए हैं। और यही हमारी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी मेंशन भी किया हुआ है कि यही हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो अब आपको एज अकाउंटेंट कौन सी एंट्री यहाँ पे पास करनी होगी। चलिए, व्हेन डिबेंचर इश्यूड एज द कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोन सेपरेटली, यानी क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी जो दिखानी है सेपरेटली आपको शो करनी होगी।
तो इसमें हमारा कौन से वाला केस आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, जिसमें हमने दोनों एंट्री यहाँ पे पास करनी होती है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दो एंट्री हो जाएगी, एक तो बैंक से लोन लेने की एंट्री और दूसरी डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बंधन बैंक लोन, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। लोन फ्रॉम बंधन बैंक अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गया, कितने का लिया है, 4 लाख का लिया है, ये डाल दिया यहाँ पे अमाउंट। इसके बाद हमारे पास से 8% वाले डिबेंचर चले गए, तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्म के पास से जो भी जाता है आपने क्रेडिट करना होता है, डिबेंचर चले गए तो क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होता है, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में हमें बोला गया है कि आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे आपने जब डिबेंचर देने होते हैं तो उसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करना होता है। अब यहाँ पे कितने डिबेंचर चले गए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने 4 लाख का अमाउंट यहाँ पे करना है। और यहाँ पे हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू भी मेंशन है, सिर्फ 8% का इंटरेस्ट मेंशन है यहाँ पे। तो नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू ना तो हमें निकालने की नीड है और ना ही हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। तो ये तो होगी दो एंट्री, ऐसी आपने एग्जाम में करना। पोस्टिंग द कंपनीज बैलेंस शीट, अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बैलेंस शीट में आप किस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। डिबेंचर इश्यूड एज द कोलेटरल सिक्योरिटी, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड है आपने यहाँ आ जाना है, ये रही। इसके बाद आपने सीधा आ जाना है थर्ड वाले पॉइंट पे, यानी कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी है इसके अंदर आता है हमारा। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं, ये लोन वगैरह, तो आपने यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट डाल देना है, ठीक है। और ये 4 लाख का अमाउंट कैसे आया, हालांकि इसमें सिंपल सा दिखा हुआ है कि लोन लिया डिबेंचर इश्यू के, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिखाना है 4 लाख का अगर आपने लोन लिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 4 लाख का लोन लिया है तो क्या आपके पास कैश में करंट असेट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं आ जाएगा आपके पास 4 लाख रुपए। अगर आपने 4 लाख का लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई लोन की फॉर्म में, और दूसरा आपकी क्या होगी, दूसरा आपके पास कैश की फॉर्म में असेट्स बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर नोट 1 और नोट 2, ये जो आपको दिख रहा है नोट 1 एंड नोट 2, ये भी मेंशन करना होता है कि 4 लाख कहाँ से आया। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपने दिखाना है कि लोन हमने लिया है बंधन बैंक से, सिक्योर्ड इशू बाय डिबेंचर, 4 लाख के डिबेंचर दिए, 8% वाले डिबेंचर दिए हैं, और किस तरीके से दिए, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में दिए हैं। ये हमारा है 4 लाख का अमाउंट, और इसमें से लेस करके आपको दिखाना है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी हमारा 4 लाख का बनता है। जनरल एंट्री में दिखाया था ना, ये रहा, हाँ ये रहा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख से। तो ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल वैसे भी हो जाते हैं हर केस में। यहाँ पे 4 लाख में से 4 लाख को माइनस किया तो 0 आया, और अल्टीमेटली हमारा यही अमाउंट जो हमने लोन की फॉर्म में लिया है, यही अमाउंट हमारे यहाँ पे एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। बट आपको इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना है, पहले बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में 1 और 2 नोट्स नंबर डाल के, फिर यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ये मेन हेडिंग रहेगी, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपने ये दिखाना है कि किस तरीके से इसको डिस्प्ले करना है आपने। और यही हमारा अब कैश इक्विवेलेंट कैसे है, कैश एंड बैंक, यानी कि जब हमने बैंक से लोन लिया होगा तो हमारे पास बैंक बैलेंस भी बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपने इस क्वेश्चन का करना है। 3 से 4 मार्क्स फ्री के होते हैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप बड़ी आराम से कर पाओगे। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर दोनों वाले केस दिए जाते हैं, जिसमें हमने लोन लेना है और डिबेंचर सस्पेंस वाली एक एंट्री पास कर देनी होती है, और इसी अमाउंट को आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखा देना होता है, और यही अमाउंट जो एक बार प्लस और माइनस होकर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है ये वाला अमाउंट, और 4 लाख की अमाउंट एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। एक बार आपने लाइबिलिटी में दिखा देना है, दूसरे यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट में डाल देना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो चुका है, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो इस चैप्टर में स्पेशल क्या है कि इस बार जो हम डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं वो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, यानी कि इस बार हमें रिडम्पशन को बेस बना के यहाँ पे इश्यू वाली एंट्री पास करनी है, और हमारे माइंड में होगा कि रिडम्पशन कितने तरीके से हो सकता है, पार पे और प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है। जैसे मैं यहीं पर आपको मैंसन करके दिखा देता हूँ कि हमेशा जो रिडम्पशन है, इश्यू तो किसी भी हो सकता है, रिडम्पशन हमेशा या तो प्रीमियम पे होगा और या फिर पार पे होगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट पे रिडेम्पशन कभी भी नहीं होगा। जबकि जो इश्यू है, इश्यू ऑफ डिबेंचर आप तीनों केसेस में कर सकते हो, यानी कि पार पर भी इश्यू कर सकते हो, और प्रीमियम पर भी आप डिबेंचर को इश्यू कर सकते हो, और डिस्काउंट पर भी आप इश्यू कर सकते हो, ठीक है। पार का मतलब है कि 100 का डिबेंचर 100 में ही बेच दिया, प्रीमियम का है 100 का डिबेंचर 110 में बेच दिया, और डिस्काउंट का मतलब है 100 का डिबेंचर जो फेस वैल्यू वाला था उसको आपने 98 या फिर 90 में सील कर दिया, कम में बेच दिया। तो ये यहाँ पर बेसिक सा कॉन्सेप्ट है।
तो इस बार हमें कौन कौन सी यहाँ पे एंट्री करनी है। डिबेंचर का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले पार्ट में, तो हमें दोबारा इस वाली चीज़ पे नहीं जाना है। बस आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि इस बार क्या है, यानी कि ऐसा इस वाले पार्ट पे ऐसा स्पेशल क्या है कि जो पिछले वाले पार्ट में हमने कवर नहीं किया। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी को फंड की नीड है, पैसे की नीड है, तो पब्लिक के पास जाती है और उनको डिबेंचर दे देती है, बदले में उनसे पैसे ले लेती है। ठीक है, ये होता है पहला राउंड, फर्स्ट वाली स्टेज। ठीक है, यहाँ पर डिबेंचर के थ्रू पैसा आ रहा है कंपनी के, तो कंपनी का ऑब्जेक्ट जो फंड रेज करने से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे डिबेंचर मिल जाते हैं, और इन पर मंथ या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलता रहता है। तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होते रहते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने डिबेंचर को सेल थोड़ी ना किया कि परमानेंट ही सेल कर दिया कि उसको कभी वापस नहीं लेगा। डिबेंचर को इश्यू किया जाता है। अब 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद जो भी इनका टाइम पीरियड फिक्स था, उसके बाद डिबेंचर वापस से कंपनी के पास ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे, और जो भी लमसम अमाउंट का डिबेंचर होल्डर से लिया हुआ है कंपनी ने, वो उनको लौटा देते हैं विद द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ऐड करके उस लमसम वाले अमाउंट को बेसिकली लोन की फॉर्म में हम मानते हैं, वो अमाउंट लौटा देती है। तो अब हमें डिबेंचर को लौटाते टाइम वाली एंट्री करनी है बेसिकली। चलिए, तो यहाँ पर टोटल केस बन सकते हैं 6। इश्यू का मैंने बताया कि यहाँ पे पार पर भी हो सकता है, डिस्काउंट पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है। इश्यू के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिडेम्पशन के रिगार्डिंग यहाँ पे है कि हम डिस्काउंट पर कभी भी रिडेम्पशन नहीं करेंगे। ठीक है, और रिडेम्पशन बेसिकली यहाँ पर 100 और पार और प्रीमियम में हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना कि रिडेम्पशन का मीनिंग क्या है। रिडेम्पशन का मीनिंग है जो भी पैसा कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से लिया है, अब उसको लौटाना है, रीपे करना है। ठीक है, और डिस्काउंट का केस यहाँ पर क्यों नहीं होता, अगर आपको लॉजिक वाइज समझना है तो देखिए, कंपनी, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। ये एक कंपनी है, डिबेंचर होल्डर को बोलते हैं कि आप हमें 100 रुपीज़ दे दीजिए, एक डिबेंचर होल्डर को बोलते हैं, और जब रिडेम्पशन की बारी आएगी ना, मैं आपको 90 रुपीज़ दूँ। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? डिबेंचर होल्डर क्यों देंगे इनको कि आज मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ लोन की फॉर्म में, और कल मेरे को 110 120 मिलना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम आपको 90 रुपीज़ देंगे। तो ऐसे में तो डिबेंचर होल्डर का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इश्यू के टाइम पर आप डिबेंचर को पार पे कर सकते, लेकिन रिडम्पशन जब रीपेमेंट की बात आएगी तब आप जो है डिस्काउंट पर नहीं बेच सकते हैं। 100 का 100 दे सकते हैं, 100 का 110 दे सकते हैं, सो दैट डिबेंचर होल्डर को बेनिफिट है यहाँ पर। तो ये भी समझ लिया हमने कि कभी भी इश्यू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन जो है बेसिकली डिस्काउंट पर क्यों नहीं होता है, वो भी केस हमने समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली 6 केस आने वाले हैं। ठीक है, और इन 6 केस से रिलेटेड हमें एंट्री करनी है, और 99% है कि यहाँ से CBSE बोर्ड एकदम से पूछता है, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स में से भी आपसे 8 एंट्री के रिगार्डिंग पूछ सकता है, परचेज कंसिडरेशन का भी यहाँ से आ सकता है, लेकिन ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वाला केस कभी भी शेयर्स के अंदर कवर नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंट है शेयर से। तो चलिए, पहला केस क्या कहता है, इश्यूड एट पार, यानी कि हमने अगर डिबेंचर को पार पर इश्यू किया है। ठीक है, अगर डिबेंचर को हमने पार पर इश्यू किया है और रिडीमेबल एट पार, और पार पर ही हमें उसको रिडीम करना है, यानी कि 100 का डिबेंचर जो आज हमने लिया है, कल को अमाउंट लौटाते टाइम भी हमें 100 रुपये ही देने हैं। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? तो सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर ये रिडीमेबल वाली जो एंट्री होते हैं, यहाँ पर एक ही अकाउंट हमें ओपन करना है, एप्लीकेशन अकाउंट या फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी आप लिख सकते हो। तो एक तो ये बात रखने की यहाँ पर भी 8 एंट्री नहीं होगी, ड्यू, रिसीव, ट्रांसफ़र, सिर्फ एक ही होगी एप्लीकेशन की, और उसी एप्लीकेशन के पैसे को जो डिबेंचर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करना होता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो पहली होगी रिसीव करने की एंट्री, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र की या फिर इश्यू करने की। चलिए, फिलहाल ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिलहाल मेन ही एंट्री पाइए। तो पहली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आया है बैंक में फर्म के पास, और किसके नाम से है, एप्लीकेशन के नाम से है, और इसी एप्लीकेशन अकाउंट को जो हमने क्रेडिट किया है प्रीवियस वाली एंट्री में, नेक्स्ट वाली एंट्री में इसको डेबिट कर देना है, और डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, सेम ही अमाउंट, यानी कि पार टू पार चल रहा है, 100 to 100 चल रहा है, सिंपल सा केस रहना है यहाँ पे। इसके बाद सेकेंड केस है, ये था आपका फर्स्ट केस, ये है सेकेंड केस। सेकेंड केस कहता है इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, यानी प्रीमियम का मतलब है कि जब हमने डिबेंचर को पब्लिक को दिया, इश्यू कहते हैं 110 रुपये वहाँ से आए, और अब हमें जब रिडीम करना, रीपेमेंट करनी है, तो हमें सिर्फ 100 रुपीज़ ही दे दें। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, भाई सबसे पहले अमाउंट कितना मिला आपको, 110 मिला ना, तो आपको पहली एंट्री 110 से ही करनी है, और रिडीमेबल एट पार है, तो यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा से ही फेस वैल्यू आती है।
जो यहाँ पर पैसा आया है एप्लीकेशन में उसे यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, सॉरी डेबिट कर देना है। सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। तो आपको याद नहीं करना, बस ट्रांसफ़र करना है और लॉजिक समझना है। और यहाँ पर बस एक नई एंट्री आ जाएगी, वो ये है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो हमने यहाँ पर प्रीमियम पर इश्यू किया था, यानी कि जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो हमने क्रेडिट कर देना है, बिल्कुल पहले की तरह। इसके बाद थर्ड वाला केस देखिए। थर्ड वाला केस है कि इश्यूड एट डिस्काउंट, कि डिबेंचर को हमने डिस्काउंट पर इश्यू कर दिया, मान लेते हैं 90 रुपये पे, ठीक है। और अब हमें पेमेंट करनी है पार की, यानी कि 100 रुपीज़ की। यहाँ पर हमने 100 रुपये की पेमेंट करनी है, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब 90 रुपये ले सकते हो और पार का मतलब फेस वैल्यू 100 ले सकते हो। तो बैंक सबसे पहले हमारे पास पैसा कितना है 90 आया ना, तो पहली एंट्री तो यहाँ से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट पे क्या तो 90 की, प्रीमियम पे किया तो पहली एंट्री भी 110 से, और पार पे किया तो पहली एंट्री भी 100 से। इस तरीके से आपने लॉजिक वाइज कनेक्ट करना है चीज़ों को। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड वाली एंट्री होती है ना, यही हमारी मेन होती है। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट पे किया तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आप 10 रुपीज़ डाल दोगे, 90 रुपीज़ हमारे आ चुके हैं। और डिबेंचर में मैंने बोला कि हमेशा फेस वैल्यू आती है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, डजेंट मैटर। देखो यहाँ पे प्रीमियम था तो भी परसेंटेज डिबेंचर में 100 है, यहाँ पर डिस्काउंट है तो भी डिबेंचर परसेंट में 100 है। बस डिस्काउंट था तो आपने डेबिट कर दिया, प्रीमियम था तो क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट हमारा बेसिकली लॉस होता है, इसलिए हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 11th क्लास से करते आ रहे हैं। और प्रीमियम हमारे लिए गेन होता है, इसलिए इसको क्रेडिट किया है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, गोल्डन रूल हमारा यही कहता है। तो ये तीन तो बेसिक एंट्री जो कि हमने प्रीवियस भी कवर की हुई है। अब यहाँ से ये जो फोर्थ वाला केस है ना, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, यहाँ से और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ये जो राइट वाला पोर्शन जो मैंने पिंक कलर से हेडिंग डाली हुई है, यहाँ से मोस्टली चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि ये वाले 3 पॉइंट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वाली क्लास में कवर भी कर चुके हैं, तो ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, तो रिपीट ही है टॉपिक। लेकिन जो लास्ट के 3 केसेज हैं ये थोड़े से नहीं हुए। तो इशूड एट पार, यानी कि हमने डिबेंचर को 100 रुपये में इशू किया और रिडीमेबल एट प्रीमियम, और बोला कि जब हम इसको रिडीम करेंगे ना, पेमेंट करेंगे तो 110 रुपये देंगे। तो पहली एंट्री यहाँ पर होगी 100 से, ये वाली 100 से, ठीक है। पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 6 के 6 केस में सेम एंट्री होने वाली है, ठीक है। अमाउंट भी थोड़ा सा चेंज आएगा। इसके बाद जो सेकंड वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिबेंचर रिडीम करते टाइम हमें जो पेमेंट करनी है वो 110 पर करनी है, यानी कि जब डिबेंचर हमने लोन लिया, कंपनी ने 10 रुपये का लोन लिया पब्लिक से, ऐसा मानिए, और जब उस लोन की रीपेमेंट की जाएगी तो हम 110 रुपये देंगे। तो क्या ये 10 रुपये का हमें लॉस यहीं पे नहीं दिख रहा है, इश्यू के टाइम पर ही दिख रहा है? तो इसीलिए इस 10 रुपीज़ के लॉस को हम आज ही कवर कर लेंगे। इसको बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, यानी कि फ्यूचर में जो हमने पेमेंट करनी है और उसमें एक लॉस की भी पेमेंट होगी तो उस लॉस की आज ही रिकॉर्डिंग कर लेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी यही कहता है 11th क्लास से। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 एज इट इज क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में 100 वाली फेस वैल्यू डाल देंगे। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए जब इश्यू के टाइम पर प्रीमियम आया था, यानी कि यहाँ पर इश्यू के टाइम पे प्रीमियम था तो उसको हमने लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम है तो हमें लिखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो सबसे पहले तो ये समझना कि यहाँ पे प्रीमियम की भी 2 कैटेगरी है, कि अगर इश्यू के टाइम पर क्या है, अगर इश्यू के टाइम पर है तो हम उसको लिख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अगर रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम है तो उसको लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इसको सेकंड वाली एंट्री हमें इसमें ध्यान रखना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब आपने याद रखना है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलते क्या इस वाली एंट्री को हम सेपरेटली लिख सकते हैं इस वाली को? तो आंसर है यस, यानी कि अगर आप चाहो तो इस वाली एंट्री को यहाँ पर या फिर कहीं पर भी लिख सकते हो सेपरेट भी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 एंट्री पास करने तो एक तीसरी एंट्री को क्यों ऐड करना, हम इसी मर्ज कर लेते हैं। बाकी आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो एंट्री क्या करनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहाँ से आया, एज इट इज़ हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, ये वाला ऐसे, बस ये डेबिट क्रेडिट था तो यहाँ पे डेबिट किया, इतना सा चेंजेस है, अमाउंट भी सेम है। इसके बाद परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, इसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना और यहाँ पे भी डिबेंचर अकाउंट में 100 डाल देना। अब यहाँ पे हुआ 100 और 100। अब हमें पता है कि प्रीमियम हमें जो करनी है वो, सॉरी रिडम्पशन जो हमें करना हो प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब यहाँ पे 110 और यहाँ पे 10, यानी एंटर तो मैच नहीं, तो 10 रुपये का हमें एक और अकाउंट डेबिट करना है
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी 10 रुपये का ये वो लॉस है जो हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें प्रीमियम पर रिडेम्पशन करनी है। समझ में आया? तो यही इसका मेन एंट्री है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी करके दिखाया हुआ है। इसके बाद है सेकंड लास्ट केस, यानी कि 5th नंबर का केस, जो ये कहता है इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये कहना चाहता है कि हमारा केस यहाँ पर जाएगा 110 रुपये का शेयर था, ठीक है, सॉरी 100 रुपीज़ का शेयर था, और इश्यू भी हमने 110 पे कर दिया, और यहाँ पे रिडेम्पशन भी 110 या फिर 120 पे करनी है, कुछ भी बोल सकते हो, यानी प्रीमियम टू प्रीमियम केस यहाँ पे जा रहा है। तो बैंक अकाउंट जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमने केस बनाया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर भी 5 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है और यहाँ पर भी प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 का प्रीमियम है, यहाँ पर 10 का प्रीमियम है, ये जाएगा इश्यू के टाइम पर और ये जाएगा रिडेम्पशन के टाइम पर। और क्योंकि इश्यू के टाइम पर जा रहा है तो यहाँ पर जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये रिडेम्पशन के टाइम पर जा रहा है तो आपने लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, इस तरीके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी कि इश्यू के टाइम पर हमें दिख रहा है 105 रुपये में क्या है, तो 105 से आपने डालना है, पहली वाली एंट्री यहाँ पे दिख जाती है। इसके बाद यही अकाउंट जो क्रेडिट किया यहाँ पे हमने डेबिट कर देना है, लो जी कर दिया डेबिट, आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद डिबेंचर अकाउंट में फिर से आपने फेस वैल्यू डालनी है, 6 के 6 के इसमें बिल्कुल सेम है, बस हल्का सा वेरिएशन कहाँ पर आता है, इस वाली एंट्री में आता है और इसमें यहाँ पर जो आता है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रीमियम हो जाएंगे, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 5 रुपये का, और रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपने लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 110 रुपये का, यानी 5 और 10 15 रुपये का तो यहाँ पे होगा, तो 115 तक जानी चाहिए, और 5 और 100 ये तो 105 ही हो रहा है, मतलब ये तो 105 होगी यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पर कितना हो गया 115 हो गया है, यानी कि 10 रुपये से हमने एक अकाउंट और डेबिट करना है सो दैट मैच हो जाए, तो उसका नाम है लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यही रीज़न है कि हमने इस लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देना है। ये वाला भी केस हो गया। इसके बाद है 6th वाला केस, और मोस्टली चांसेस 5th और 6th में से आने के पूरे होते हैं। अगर सीबीएसई वो टफ क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है तो कोशिश करेगा 5th या फिर 6th वाला केस डालने के लिए। इसके बाद है डिस्काउंट टू प्रीमियम, इसका मतलब है 90 रुपीज़, 100 रुपये का शेयर था, हमने उसको 90 रुपये में इश्यू किया, और रिडम्पशन के टाइम पर बोला कि आपको 110 रुपीज़ देंगे, तो गैप दिखाई दे रहा है। अब देखो इश्यू के टाइम पर ही हमें पता था कि 90 रुपये में बेचा जा रहा है, तो पहली एंट्री 90 से होगी, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यही जो 2 है क्रेडिट वाला, नेक्स्ट वाली एंट्री में डेबिट भी हो जाएगा, ये भी सीखा हुआ है हमने। और डिबेंचर अकाउंट में भी फेस वैल्यू ही आती है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी सीखी हुई है हमने, है ना। बस हमें यहाँ पर क्या सीखना है, एक तो ये यहाँ पर 10 रुपये का डिस्काउंट दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये कर दो आप 10 रुपये से। अब यहाँ पर 90 और 10 100 रुपीज़ से क्या हो गया, डेबिट हो गया है, और डिबेंचर में 100 रुपीज़ से गया। अभी प्रीमियम को जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे 110 चला जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ये वाला कर दिया हमने। अब इसी 10 रुपये की रिकवरी के हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट करना पड़ेगा, तो ऐसे हमारी एंट्री टैली हो जाएगी। जैसे आप अगर इसको देखोगे टोटल करके यहाँ पे ये आ जाए 110, और ये भी 110 आ गया, है ना, ठीक है। और जिन बच्चों को डाउट आता है वे इनको किसी को लगता है कि मैसअप वाली एंट्री हो गई है थोड़ी सी, तो वे सेपरेट भी लिख सकते हैं कि कौन सी वाली एंट्री को, इस वाली को, यानी इस वाली एंट्री को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इस वाली एंट्री को आप उठा के बेसिकली नीचे भी कर सकते हो। तो ये 6 के 6 हमने कॉन्सेप्ट कर लिया। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अ डिबेंचर इश्यूड 95, यानी कि हमें इश्यू के टाइम पर पता है कि हमने डिस्काउंट पर रिडेम्पशन डिस्काउंट पर डिबेंचर को इश्यू किया है, और जो रीपेबल है यानी कि पेमेंट है वो पार पे करनी है, तो ये चला जाएगा डिस्काउंट से पार वाला, डीपी, डिस्काउंट से पार वाला केस जाएगा। दूसरा भी हमने क्या किया है, डिस्काउंट से क्या है 95 का क्या है, और ये प्रीमियम वाला, डिस्काउंट से प्रीमियम वाला, और ये भी डिस्काउंट से, और ये भी प्रीमियम वाला, और फेस वैल्यू 100 है तो 100 को ही कंपेयर करके हमने देखा कि ये डिस्काउंट पे जा रहे हैं, तीनों के तीनों केसेस, डिस्काउंट टू पार, डिस्काउंट टू प्रीमियम, और अगेन डिस्काउंट टू प्रीमियम, ये तो बिल्कुल सेम ही केस ले लिया है,
ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यही अमाउंट से एंट्री करेंगे। अगर नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू है तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो पहला केस क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बिल्कुल कॉमन है, सभी में करनी है। यानी कि इस वाली एंट्री में तो कोई चेंज है ही नहीं, 6 केस में ये वाली एंट्री बिल्कुल कॉमन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपने कर देना है, कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपने कि 95 से करना है, डिस्काउंट का दिख रहा है तो 95 से करना है। यानी कि 95 को ही हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया है और 95 को ही यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया है, ऐसे क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद जिस एंट्री को हमने अभी ऊपर क्रेडिट किया है टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नेक्स्ट वाली में उसी को डेबिट करना होता है। लॉजिक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़ से भी कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया 95 से। $95 से कर दिया। इसके बाद है डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देनी है डिबेंचर अकाउंट के सामने यहाँ पे लिख दी 100 रुपीज़ का डिबेंचर है। अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये का है, तो लो एंट्री भी हमारे यहाँ पे मैच कर जा रही है और आपका अमाउंट भी यहाँ पे मैच कर, 95 और 5 कितना होता है 100 हो गया। इसके बाद सेकंड वाला केस कहता है कि आपने इश्यू करना है 95 पे और रिडीम करना है 105 पे। तो पहली एंट्री हमें यहाँ पे दिख रही है कितने से हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95 से डेबिट कर दूँ और 95 से यहाँ पे क्रेडिट कर दूँ। इसके बाद यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 95 वाला, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी आपने डेबिट कर देना, 5 रुपये का लॉस है। और डिबेंचर अकाउंट में आपने फेस वैल्यू डाल देनी है जो कि आती है 100 रुपीज़ की हमेशा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देखिए सेकंड वाले केस में प्रीमियम है 105 रुपये का है। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहाँ पर आपने 5 रुपये डाल देना है। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब यहाँ पे तो 95 और 5 कितने हो गए, 100 हो गए, यहाँ पे 105 यानी 5 रुपये से यहाँ पे एक और अमाउंट आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये वही अमाउंट होता है जो कि हमने लास्ट में क्रेडिट किया होता है उसको डेबिट करना होता है। यानी कि जो हमने डिबेंचर को इश्यू करते टाइम ही हमें पता था कि रिडम्पशन के टाइम पर हमें प्रीमियम पर पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो वाली एंट्री है कि प्रीमियम पर हमने पेमेंट करी, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये से। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो भी हमने टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हमने एंट्री पास करनी है कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू 28,000, 10% डिबेंचर का नेम है और उनकी फेस वैल्यू, हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़, और उसको प्रीमियम पर रिडीम करना है, सॉरी प्रीमियम पर हमने इश्यू करना है और रिडीमेबल एट पार, और 15% 100 का कितना आ जाएगा, 15 रुपये ही आ जाएगा। तो केस यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो केस हमारे यहाँ पर बनेगा कि 105 का डिबेंचर जो आज हम प्रेजेंट में इश्यू कर रहे हैं ना, वो रिडीम करना है हमने 100 रुपीज़ पे, ये केस बनता है। यानी प्रीमियम टू पार बन रहा है, डिस्काउंट नहीं बनेगा कभी भी। और नंबर्स ऑफ डिबेंचर को मल्टीप्लाई कर देना बस। देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों के साथ भी आप एंट्री कर सकते हो, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 280 लिखा हो जबकि 28,000 है, तो 2 जीरो और यहाँ पे लिख देते हैं। 28,000 डिबेंचर को जब मल्टीप्लाई किया हमने कितने से, डिबेंचर इशू डिबेंचर ऑफ रुपीज़ एट प्रीमियम, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेंज करना है। यानी कि हमारा 115 पे इश्यू किया है और पार करना है हमने इससे, तो क्या इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 115 से, तो 32,20,000 यहाँ पर आएगा। बेसिकली 32,20,000 यहाँ पर आएगा, 32,20,000 ये अमाउंट आ जाएगा। और हमने 28,000 को 115 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमने डिबेंचर को इश्यू किया प्रीमियम पे। अब सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 32,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम ही अमाउंट हमने रिसीव किया है और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को ही डेबिट कर देना है नेक्स्ट वाली एंट्री में, ये भी बताया था मैंने। इसके बाद 10% डिबेंचर का नाम लिख देना है और यहाँ पर डाल देना अपने फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है हमने कितने मांगे, हमने तो 28,000 पे, यानी कि 28,000 डिबेंचर पर जो फेस वैल्यू बनती है वो 100 बनती है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। 28,000 तो है ही एज इट इज़, और यहाँ पर हमने 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर देना ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना 280 के हिसाब से इन्होंने बेसिकली कर दिया है, जबकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है 28,000। या तो इस 28,000 को 280 बना लेते हैं, बार बार मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर जो 28,000 से मल्टीप्लाई करो तो आप सेम है आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना बनता है, 15 रुपये थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो जैसे ही हम 28,000 पे
डिबेंचर, एक डिबेंचर पे मिलता है प्रीमियम यहाँ 15 रुपये का, ठीक है। तो 28,000 पर कितना मिला हुआ, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 28,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 रुपये के प्रीमियम से, तो आपके पास आएगा 4,20,000, 4,20,000 ऐसे। तो हमारी एंट्री पास कर जाएगी, मैच भी कर जाएगी। 28 लाख 2,80,000 और 4,20,000 हमारा 2,80,000 क्या है 28 लाख है। 28 लाख और 4 लाख कितना होगा 32,20,000। एंट्री भी मैच कर गई और यहाँ पर प्रीमियम को आपने रिकॉर्ड करना है, यानी कि इस प्रीमियम को आपने फर्स्ट वाली एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको सेकंड वाली एंट्री में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद नेक्स्ट केस यानी कि एक के बाद बी केस बनता है। इश्यूड 30,000 डिबेंचर, 10% वाले डिबेंचर है, 100 रुपीज़ उनकी फेस वैल्यू है। इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 10% यानी 10 रुपये बन जाएंगे। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 15%, यानी कि जो 100 रुपीज़ का हमारा डिबेंचर है ना, उसको आपने इश्यू किया है 110 पे और रिडीम करना है उसको 115 पे। तो प्रीमियम टू प्रीमियम केस जा रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रीमियम आ जाएंगे। तो पहली एंट्री तो सिंपल ही बननी है, चाहे कोई भी केस हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 30,000 डिबेंचर को कितने से मल्टीप्लाई करना है, प्रीमियम का केस है यहाँ पे, तो आपने पहले वाले प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 110 से। हाँ जी, 30,000 डिबेंचर को आपने मल्टीप्लाई करना है 110 रुपये से, तो ये आएगा आपका 3,33,000, 33 लाख आना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने पहली वाली एंट्री पास कर दिया। अब सेम यहाँ पे फर्स्ट वाली एंट्री में जो हमने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था ना, सॉरी क्रेडिट किया था, उसी को आपने नेक्स्ट वाली एंट्री में डेबिट कर देना सेम अमाउंट के साथ, 33 लाख के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बाद में लिखना, पहले आपने डायरेक्ट आ जाना है इसकी 10% वाले डिबेंचर जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 30,000 डिबेंचर को जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका कितना 30 लाख। हाँ जी, ये आ गया आपका 30 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना है, यानी कि अगर हमने एक डिबेंचर को बेचते टाइम 10 रुपये का प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो 30,000 डिबेंचर पे कितने का लिया हुआ 3 लाख का, तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा ऐसे। 30,000 डिबेंचर है ना, हाँ जी, 30,000 डिबेंचर को जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, बस जीरो का थोड़ा सा पंगा रहेगा। 10 रुपये का प्रीमियम तो आ गया 3 लाख, 3 4 5, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम और रिडम्पशन के रिगार्ड यहाँ पे बोला है कि अगर हमने डिबेंचर को रिडीम करते टाइम हमारा जो पैसा जाएगा 30,000 से हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 45 और यहाँ पे आ जाएगी सारी की सारी 4 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000। अब इसी 4,50,000 को आपने डेबिट भी करना है, क्योंकि हमें पता है कि रिडम्पशन के टाइम पर हमें 15 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से 4,50,000 देने पड़ेंगे। और किस अकाउंट में आप डेबिट करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जिसकी हम सेपरेट एंट्री भी पास करते थे, ये वाला अमाउंट सेम ही होगा। अब टैली करके देखते हैं 33 लाख और 4,50,000 कितना होता है। हाँ ठीक है ना, देखो 33 लाख ही हो गया, 30 और 3 30 लाख और 3 लाख 33 लाख ये भी हो गया। 4,50,000 डेबिट है, 4,50,000 क्रेडिट, तो एंट्री तो मैच कर जानी है इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने केस करना है। इसके बाद सी वाला पार्ट, इसमें लिखा है कि 80,000 डिबेंचर कंपनी ने इश्यू किए हैं, कौन से वाले 10% वाले डिबेंचर इश्यू किए हैं, जिन पर इंटरेस्ट का रेट 10% है। 100 रुपीज़ की उनकी फेस वैल्यू है और पार पर किया है, यानी 100 रुपीज़ पर ही उनको बेच दिया है। रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, जो कि 110 पे, यानी 100 से 110 वाला केस जाएगा। तो पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर आपको 80,000 डिबेंचर को मल्टीप्लाई कर देना 100 रुपये से फेस वैल्यू के साथ। तो ये कितना आ जाएगा 80,000 तो है यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर और आ जाएगा, तो ये और ये 80 लाख का आपका बेसिकली अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 80 लाख आपने यहाँ पे कर देना है, ये आ गया अमाउंट में सभी जगह एरर से, पता नहीं प्रिंटिंग में क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद सेकंड वाली एंट्री या फिर लास्ट एंट्री भी कह सकते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया यहाँ पर डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया, सेम अमाउंट आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, कर दिया अमाउंट। इसके बाद आ जाना है आपने सीधा फेस वैल्यू, 10% वाले डिबेंचर जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, वो है यहाँ पर हमने तो 80,000 डिबेंचर पे मांगे थे 100 रुपीज़, ठीक है। 80,000 डिबेंचर मांगे थे यानी कि 80 लाख ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, कितना है यहाँ पर 80,000 डिबेंचर पे, अगर एक डिबेंचर पे हमें प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी 10 रुपीज़ मिल रहा है, सॉरी पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 लाख रुपये पे नहीं करने पड़ जाएंगे। 80,000 और यहाँ पर आपने 2 जीरो और ऐड कर देना, 8 लाख की अमाउंट यहाँ पे पे करना पड़ेगा, और यही हमारा लॉस भी है, ठीक है। यानी कि आज हमें दिखाई दे रहा है कि जिस डिबेंचर को
हम 8 लाख में ले रहे हैं ना, 80 लाख में ले रहे हैं, रीपेमेंट के टाइम पर हमें उस 80 लाख में 8 लाख रुपए और भी ऐड करने पड़ेंगे, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर डिबेंचर पे। तो यही हमारा लॉस भी है, लॉस होने से वो डिबेंचर को डेबिट कर देंगे और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सभी एंट्रीज को पास करना है, सभी में हम सेम ही रहेगा। यानी कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग जो 3 केस है तो सिंपल से हैं, बस इन्हीं 6 एंट्री को आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको यही 6 एंट्री यहाँ पे समझनी है। पहला केस सभी में सेम है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सभी में बिल्कुल सेम है। बस याद रखना है कि यहाँ पर पार था तो 100 है, प्रीमियम था तो 110 है, डिस्काउंट था तो 90 है पहली एंट्री में। यहाँ पे पार है तो 100, प्रीमियम है तो 105, डिस्काउंट है तो 90। यानी कि इश्यू के टाइम पर ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अमाउंट की फॉर्म में, समझे। यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन तो अमाउंट की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में हम उसको बताते हैं 110 रुपये की चीज़ के 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के सेकंड वाली एंट्री में बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सभी एंट्री करनी है। आज का चैप्टर होगा हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर और इसमें हमारे लास्ट टॉपिक होने वाला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, यानी कि जो भी डिबेंचर हमने इश्यू की है पब्लिक में तो उन सभी की हम एंट्री इंटरेस्ट वाली किस तरीके से करते हैं। तो नॉर्मली केस क्या था कि ये कंपनी है, ये एक कंपनी है जिसको डिबेंचर की नीड थी तो इन्होंने पब्लिक का सहारा लिया, पब्लिक के पास गए और इन सभी के हाथ में जो है इन्होंने डिबेंचर जमा दिया, इसको डिबेंचर दे दिया, इसको डिबेंचर दे दिया, इसको डिबेंचर दे दिया। अब ये हर एक बंदा जो डिबेंचर लेके घूम रहा है इसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर बेसिकली इसको बोलेंगे। अब कंपनी को तो पैसा मिल गया, अब जो डिबेंचर इनका कितना ड्यू होता है, किस तरीके से एंट्री करनी है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर बातें हैं वो सीखनी है कि इंटरेस्ट, पहली बात है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी कि हमने डिबेंचर को चाहे पार पर इश्यू किया है चाहे प्रीमियम पर किया है हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमें बस इतना पता है कि अगर उसके फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू 1 लाख है तो हमें उसके ऊपर ही डिबेंचर को कैलकुलेट करना है, ये कहता है यहाँ पे। दूसरा, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी सेकंड पॉइंट ये है कि ये चार्ज होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भले ही फर्म के अंदर लॉस हो रहा है या फिर फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है आपको ये पे करना ही होगा, चार्ज है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है, इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है इट इज़ अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी, यानी ये पे करना ही होता है और ये एक फिक्स अमाउंट होता है। इसके बाद डेबिट टू द, इसके बाद यहाँ पे कि डेबिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट कैलकुलेट किया, इसको कहाँ पे ले जाना होता है तो इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देना होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना होता है, कौन करता है, कंपनी पे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डिबेंचर 10 सालों के लिए लिया है, 15 सालों के लिए लिया, तो अगर बैंक से लोन ले तो वहाँ पर भी तो इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को, है ना। तो सेम वे में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट कंपनी करती है, किसको करती है, पब्लिक को करती है। अब यहाँ पर आपके आगे सिर्फ 3 ही यहाँ पे एंट्री करनी होती है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आपने पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, पास द जनरल ऐसे ऐसे, पास द जनरल एंट्री, तो आपने क्या करना है, पहली होगी ड्यू की एंट्री, दूसरी होगी पेमेंट की और तीसरी होगी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने की। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसके बाद पेमेंट की, यानी कि हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, पेमेंट के कि डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हमने कैश में पेमेंट की है। दूसरा है इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आप कहाँ पे लेकर जाओगे, तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं तो डबल डेबिट नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली आपने 3 एंट्री पास करनी, सिंपल से हम मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्मूले से कि 10,000 के डिबेंचर है और उन पे परसेंटेज भी लिखा हुआ है
यहाँ पर लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, ठीक है। तो हमने कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना, तो वही इंटरेस्ट का जो अमाउंट है यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा 1000 1000 1000 1000, और तीनों आपने एंट्री पास कर देनी है। तो ये सिंपल सा केस यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से आपने एंट्री पास करनी है। छोटा सा टॉपिक है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो टॉपिक क्या कहता है कि डिबेंचर जो कि कंपनी ने लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि डिबेंचर के सामने परसेंटेज लिखा होता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। अब हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया, कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देना ही देना होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना होता है, ठीक है। तो ये 3 एंट्री आपने पास करनी है, सेम अमाउंट आपका आ जाएगा। डजेंट मैटर प्रीमियम पर इश्यू है, डजेंट मैटर के पार पर इश्यू है, हमने जो उसकी फेस वैल्यू बनते हैं, यानी कि 10 लाख के डिबेंचर अगर हमने यहाँ पर बेचे हैं 10 रुपये पे, तो आपने 1 लाख बनता है डिबेंचर का फेस वैल्यू। इस 1 लाख का जो 10% है, यानी कि 10,000, वही आपने डेबिट कर देना सब जगह। 10,000 10,000 सभी जगह। अच्छा, इस एंट्री को करने के पीछे का बच्चों को डाउट आता है, रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखिए हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फर्म के लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि ये पे करना पड़ रहा है, और यही रीज़न है कि हमने इसको डेबिट किया। तो समझ में आया कि हमने डेबिट क्यों किया। और डिबेंचर होल्डर को हमने यहाँ पे ड्यू बना दिया। ड्यू का मतलब होता है कि इस बंदे को पेमेंट करनी है। जैसे कि जब हमने 11th क्लास में क्रेडिट परचेज की एंट्री की थी, तो हमने एंट्री क्या की थी, हमने परचेज की पेमेंट नहीं की थी, तो हमने क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, और क्रेडिट में हमने कर दिया था राम श्याम क्रेडिटर। तो उस क्रेडिटर को क्रेडिट करने का मतलब, जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, लेकिन फिलहाल जब तक पेमेंट नहीं किए हैं तो क्रेडिट करेंगे, और जैसे हमने पेमेंट कर दिया तो उसी डिबेंचर अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। और अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट ऑन डेबिट यहाँ पे डेबिट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं तो क्रेडिट भी हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से आपने सभी एंट्री को पास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।